ऐसा आया है, आप लोगों ने बीच में कंडीशन सुनी थी दोस्तों, एक डिसीज देखी थी, चिकनगुनिया। नाम सुना होगा दोस्तों, चिकनगुनिया। और उस चिकनगुनिया के लेवल में आज भी लोग प्रभावित है दोस्तों। जिन लोगों ने आईवी फ्लूइड चढ़वा लिया था, आज भी दोस्तों बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। और इसीलिए वो पेशेंट आज भी हमारे पास कभी न कभी टकरा जाते हैं। एक पेशेंट ऐसा आया था जो 22, मतलब कम से कम ये मान के चलिए कि 22 साल की एज का था जब उसको चिकनगुनिया हुआ था, और आज वो 26 साल का हो गया, अभी भी उसको चिकनगुनिया का इफेक्ट नहीं गया। और दोस्तों इस लेवल पर मैंने उसको सिलेक्ट किया था, F2 का 1000, A2C1 का 200, S5, F1, C10, A3, L1, WE, D5, S6, C6, L1, Y। दोस्तों मुझे खुद को आश्चर्य हो रहा है, आफ्टर 5 days patients have been cured more than 90%। अब इन प्रोटोकॉल्स के लेवल पर जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, F2 1000 किसी भी प्रकार के सेरिब्रल फीवर को, किसी भी प्रकार के मलेरियल फीवर को जो रेजिस्टेंट होता है उसको तुरंत कवर कर देता है। और C1 A2, आज हम यही चीज समझने की कोशिश करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ मेडिसिन, कंपैरिजन ऑफ मेडिसिन। जब A2C1, तो आपको पता है A2 इज ए मिरेकल पेन किलर, पता है आपको, कैंसर पेन तक को कवर करता है। तो जब A2 के साथ C1 को ऐड कर दिया दोस्तों, वो भी 200 लेवल पर, तो आप सोचिए कितना डीप में जाकर काम करेगा। तो ये A2C1 ने उसको जादू कर दिया इन दोनों प्रोटोकॉल ने। लेकिन उसमें हमने देखा कि उसको लीवर से जुड़ी काफी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है उसकी वजह से, तो हमने S5, F1, C10, A3, L1, W को D5 में दे दिया। कोई कंप्रेस नहीं दिया हमने, कंप्रेस नहीं देना, लेकिन S6, C6, L1, Y को ऐड कर दिया। तो उसकी बॉडी में जितनी भी अकड़ान आ रही थी, जो वेस्टेज मटेरियल को डिपॉजिट होने के कारण आ रही थी दोस्तों, 5 दिन में ही वो बोलता है मुझे यूरिन का फ्लो बहुत गाढ़ा हो गया। जो यूरिन मेरे फ्लो हो रहा है बहुत गाढ़ी हो रही, पहले तो बिल्कुल धार जैसी जाती थी, अभी गाढ़ी हो रही है। इसका मतलब वेस्टेज मटेरियल निकलने लग गया। और बोलता है देखो मेरा उंगली घूमने लग गया, मेरा हाथ मूवमेंट करने लग गया। पहले आया था जब ऐसा कर रहा था कि साहब ये मूवमेंट नहीं होता, जैसे स्लो फिल्म चल रही है। लेकिन आज 5 दिन बाद जब आया दोस्तों, तो बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मुझे देखने को मिला। इसलिए मैंने चाहा कि आपको बता दूं, ये प्रोटोकॉल बहुत बढ़िया है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी भी इस प्रकार का कोई क्रॉनिक पेशेंट आता है जो अकड़ान या कहीं ना कहीं किसी लेवल पर चिकनगुनिया जैसे लेवल पर पीड़ित हो दोस्तों, आप इस प्रोटोकॉल का उपयोग जरूर करिएगा, वहां पर क्योर हो जाएगा 100%। वहां पर आपको प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा, ब्रिलियंट प्रोटोकॉल मिलेगा। ज्योति मैडम, आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि काफी जो मुझे समझ में आया, आप ये पूछ रहे थे कि वहां पर जो स्पाइक्स डेवलप हो गए हैं, जो पर्टिकुलर वहां पर एक्स्ट्रा बोन का ग्रोथ होगा वो रिड्यूस होगा नहीं, 100% होगा। आप वहां पर A2 को C4 के साथ 200 में दे दीजिए, सिंगल। L1 भी मत दीजिए आप, ठीक है, यहां पर ये दे दीजिए, ठीक है। आप वीकली दीजिए, केवल वीकली, सप्ताह में एक बार, और साथ में C4 L1 को D6 में ग्लोब्यूल्स में दे दीजिए। दोनों आप एक साथ चलाइए, देखिए आपको बहुत बड़ा फीडबैक। सबसे पहले पेन रिड्यूस रहेगा, पेन नहीं बढ़ेगा तो आपकी मेडिसिन कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल कंप्लीट क्योर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हमारा मेन प्रोटोकॉल निकाल के लाया हूं मैं, हुकवर्म। हुकवर्म इन्फेक्शन की जब बात होती है दोस्तों, तो ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन होती है। इसका मतलब होता है कि किसी लिविंग थिंग्स में कोई भी वर्म जब जिंदा होता है तो वो पैरासाइट कहलाता है दोस्तों। पैरासाइट मतलब दूसरे व्यक्ति में अपनी जिंदगी को जीने की कला आ जाती है, अर्थात किसी भी लेवल पर वो ह्यूमन होस्ट में जब डेवलप करता है तो उसे हम पैरासाइट के रूप में कहते हैं दोस्तों। इसीलिए हुकवर्म पेशेंट के लंग्स में, अब आप सुन लीजिएगा, ठीक है, हुकवर्म पेशेंट के लंग्स में, स्किन में, स्मॉल इंटेस्टाइन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है दोस्तों, ठीक है। हुकवर्म्स पेशेंट के लंग्स में, स्किन में, स्मॉल इंटेस्टाइन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है दोस्तों। और यही कारण है ह्यूमन हुकवर्म्स के कांटेक्ट में जैसे आएगा वो हुकवर्म लार्वा के थ्रू कांटेक्ट में आएगा दोस्तों, यानी फीसिस के द्वारा कंटेमिनेटेड जो डर्ट होती है दोस्तों उसमें पाया जाता है। तो जब कंटेमिनेटेड डस्ट पार्टिकल में जब ये चला जाएगा तो डेफिनेटली स्टडी के अकॉर्डिंग हुकवर्म इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड लगभग 576 से 740 मिलियन पीपुल में दोस्तों एक एस्टिमेटेड केसेस में उत्पन्न हो चुका है। आप इससे अंदाज लगा सकते हो
कि कितने बड़े पैमाने पर दोस्तों हुकवर्म इन्फेक्शन टिपिकली हमको देखने को मिल रही है। मुख्य रूप से आप जब देखोगे तो ये पुअर सैनिटाइजेशन के द्वारा जो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल कंट्रीज होती है दोस्तों, उसमें डेवलपिंग नेशन में लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट करता हुआ देखा जाता है। यही कारण है ये इन्फेक्शन अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज में देखोगे तो ही मिलेगी, लेकिन अगर आप यूनाइटेड स्टेट में चले जाओगे वहां पर सिंगल एक केस भी आपको देखने को नहीं मिलेगा हुकूमत का दोस्तों। उसका कुछ रीजन है और वही रीजन हम लोगों को हिंदुस्तान में तलाशना है, क्योंकि हम गंदे रहते हैं दोस्तों। हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो हम कितने अच्छे हैं वो चलेगा, लेकिन आसपास का वातावरण, आसपास के रहने वाले वो बहुत गंदे होते हैं दोस्तों। और यही कारण है पुअर सैनिटाइजेशन के कारण हम लोगों के यहाँ पर हुकवर्म इन्फेक्शन बहुत कॉमन रूप से देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों जब कॉजेस के लेवल पर जाते हैं तो पैरासाइटिक हुकवर्म के कारण दोस्तों ये इन्फेक्शन वहां पर हम लोगों को कॉज होती हुई दिखती है। और यही कारण है दो मेजर प्रकार के हुकवर्म्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, जिसके कारण ये इन्फेक्शन होगी। एक होगा नेक्टर अमेरिकानस और दूसरा एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूओडिनल। ये कॉमन रूप से हमको वहां पर देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये जब कंडीशन डेवलप होती है दोस्तों, ये हुकवर्म में जो एग्स होते हैं ये ह्यूमन फीसिस के माध्यम से दोस्तों, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो इन्फेक्टेड पर्सन वहां पर अपने फीसिस के माध्यम से दोस्तों, फीसिस के माध्यम से जो एग्स होता है उस एग्स को धूल में छोड़ देता है, डस्ट में छोड़ देता है दोस्तों। और वो डस्ट में काफी दिनों तक दोस्तों जिंदा रहता है। वो लार्वा जब जिंदा रहेगा वहां पर उस एटमॉस्फेयर के लेवल पर वो अपने डेवलपमेंट को प्रेषित करता रहेगा। जैसे जैसे वहां पर डेवलपमेंट होगा दोस्तों, ये वहां पर ग्राउंड पे जाकर धीरे धीरे वहां पर लार्वे में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एग्स जब लार्वे में कन्वर्ट होगा तो सॉइल्स में वहां पर काफी समय तक रहेगा। और जब ह्यूमन स्किन, कहीं पर ऐसी ह्यूमन स्किन वहां पर कांटेक्ट में आई जो क्रैक्स होती है, जो फटी हुई होती है, और वहां से ये लार्वा बड़ी आसानी के साथ उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है और वहां पर कई सालों तक अपना भोजन को लेकर दोस्तों ह्यूमन बींग्स में वहां पर ग्रोथ करता रहता है। इसी को हम हुकवर्म कहते हैं दोस्तों। यानी पेशेंट जब इस लार्वे को कांटेक्ट कर लेता है, यानी उसके कांटेक्ट में आ जाता है दोस्तों, तो सॉइल के जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो कांटेक्ट में नहीं आएगा। लेकिन जब सॉइल के कांटेक्ट में आ गया और स्किन फटी हुई है, कहीं पर स्किन में डैमेज है और हुकवर्म अंदर चला गया दोस्तों, तो टिपिकली उसके कांटेक्ट आने के बाद हुकवर्म होस्ट के रूप में वर्म उस इंफेक्शन के माध्यम से उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाएगा दोस्तों। ये लार्वा जब स्किन में एंटर करेगा दोस्तों, ठीक है, जब स्किन में एंटर करेगा दोस्तों तो डेफिनेटली आपको ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वहां पर पूरी बॉडी में ट्रेवल करता हुआ आपको महसूस हो जाएगा दोस्तों। अर्थात वो स्किन के माध्यम से ब्लड स्ट्रीम में और ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से टिपिकली डायरेक्टली लंग्स में चला जाता है दोस्तों। और लंग्स में जब एक बार एंटर कर जाता है वहां पर बड़े आसानी के साथ आप देखते हो दोस्तों ऑक्सीजन भी मिल रहा है उसको, नाइट्रोजन भी पर्याप्त मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड भी पर्याप्त मात्रा में, और न्यूट्रिशन तो पर्याप्त मात्रा में मिलता ही मिलता है। लेकिन दोस्तों ये जब ऐसे पेशेंट को जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इंफेक्शन होती है और जब ये कफ करता है दोस्तों, तो कफ के माध्यम से लंग्स से बाहर आने की कोशिश करता है और बाहर आकर इसको जब बाहर कफ के रूप में निकाला जाता है तो वो सॉलोइंग कर लिया जाता है, निगल लिया जाता है दोस्तों। और जब निगल लिया जाता है तो ये वर्म लंग्स से बाहर आकर इंटेस्टाइन के लेवल पर चला जाता है दोस्तों। और जब इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो ये पूर्ण रूप से ग्रो करेगा दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में, और 1 साल या उससे ज्यादा वहां पर लाइव करेगा दोस्तों। और इसके बाद धीरे से फीसिस के माध्यम से पास हो जाएगा। ये मेन कहानी होती है इस हुकवर्म के दोस्तों। यानी शुरू जहां से हुआ खत्म भी वहीं से होता है। जहां से शुरू हुआ इन्फेक्शन का वहीं से दोस्तों बाहर एनस से निकलकर फिर दूसरी लेवल पर वहां पर डेवलप होता है एक्स के रूप में दोस्तों। इसीलिए जब सिम्टम की बात की जाएगी तो इस इंफेक्शन होने के बाद में दोस्तों आपको टिपिकली कोई भी सिम्टम सामने नहीं आते हैं, मैक्सिमम लेवल पर आपको सिम्टम नहीं दिखेंगे। यदि आप हेल्दी होते हैं दोस्तों तो ऐसी कंडीशन में वहां पर आपको जो लो पैरासाइटिक बर्डन होता है, यानी पैरासाइट वहां पर प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाता, तो ऐसी कंडीशन में आपको सिम्टम नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे फूड्स के साथ अगर आप हेल्दी कंडीशन में, इसका क्या मतलब, आप मतलब फूड्स अच्छे खाते हो, खाना अच्छे खाते हो, साथ में आयरन की चीजें आप ज्यादा लेते हो, तो ऐसे केसेस में दोस्तों हमेशा वर्म इन्फेक्शन होने के बाद में भी हम हेल्दी स्टेट में मेंटेन रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति
हेल्दी स्टेट में नहीं होगा, वे वर्म उसकी आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर दोस्तों डिफरेंट प्रकार से ब्लड सकिंग करता है, न्यूट्रिशन सकिंग करता है। और इसीलिए दोस्तों जब पेशेंट का सिम्टम का एक्सपीरियंसेस होता है तो जनरली वहां पर दोस्तों इचीनेस के साथ स्टार्ट करता है। वहां पर नोज में इचिंग होना, एनस में इचिंग होना, पूरी बॉडी में छोटे छोटे रेशेस डेवलप होना, यानी एक स्मॉल रेशेस दोस्तों जिसे स्किन के एरिया में जहां पर लार्वा प्रवेश करता है उस एरिया में आपको एक एलर्जिक रिएक्शन के साथ कास्ट होते हुए देखने को मिलता है। इसीलिए जब पैरासाइटिक इन्फेक्शन होती है तो हम लोग जब टीएनडी टेस्ट कराते हैं, स्टूल टेस्ट कराते हैं, तब क्या कराते हैं, टीएनडी टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि यूसिनोफिल कितना है, यानी वहां पर जब एलर्जिक मैनिफेस्टेशन होगा डेफिनेटली पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में 0 से 6 यूसिनोफिल होता है, यहाँ पर 10 के लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। यानी इसके बाद जनरली इंटेस्टाइन में हुकवर्म के ग्रो होने के कारण दोस्तों डायरिया के द्वारा वहां पर सिम्टम फॉलोड होते हैं। यानी यहां पर आपको डायरिया देखने को मिलेगा दोस्तों, और जब डायरिया देखने को मिलेगा तो उसके अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन भी मिलेगा, अर्थात कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट देन डायरिया वहां पर आपको आराम से देखने को मिलेगा। और जब वर्म की इन्फेक्शन होती है सबसे पहला होता है ब्लॉकिंग करना, ब्लॉकिंग होगा तो डेफिनेटली आपको सिम्टम होगा एब्डोमिनल पेन, यानी वहां पर जब पैरासाइट है वो किसी भी पार्ट में घुसने की कोशिश करेगा, वहां पर्टिकुलर नर्व के रीजन पे पेन करेगा, वहां पर्टिकुलर ऑर्गन को वहां पर डस्ट करने की कोशिश करेगा, यानी रगड़ करने की कोशिश करेगा, वहां पर कुछ चीज उसको अच्छी खाने को मिल गई उसको खाने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली एब्डोमिनल पेन, इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल कोलिक, क्रैम्पिंग और एक्सेसिव क्राइंग इन्फेंट्स में आपको देखने को मिलेगी। और यही कारण है दोस्तों, नौशिया की बात कर लो आप, फीवर की बात कर लो आप ब्लड इन यूर स्टूल, स्टूल में आप ब्लड के लेवल को देख लो, आपको डेफिनेटली स्टूल में ब्लड मिलेगा दोस्तों। और साथ ही साथ ऐसा पेशेंट शुरू में खूब जम के खाना खाएगा, लेकिन लेटर स्टेज में जब वो बड़ा हो जाएगा पैरासाइट दोस्तों, वहां पर एपेटाइट का लॉस हो जाएगा। और यही कारण है सबसे बेटर आपको डायग्नोसिस करना है नोज में इचिंग, एनस में इचिंग, बॉडी में इचिंग लगातार बिना किसी इरप्शंस के अगर होती है दोस्तों, और छोटे छोटे रेशेस लाल लाल बन जाते हैं, आपका सीधा डायग्नोसिस होना चाहिए कि इस पेशेंट को टिपिकली यहां पर किसी न किसी प्रकार की वर्म इन्फेक्शन डेवलप हो गई है। ये हमारे अनुभव पर डिपेंड करता है, हम कैसे डायग्नोस कर रहे हैं दोस्तों इसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, हुकवर्म इन्फेक्शन जब आएगा दोस्तों तो स्टूल के सैंपल में हुकवर्म के एग्स को आइडेंटिफिकेशन के द्वारा और उसकी ग्रोथ को, लार्वा को, उसकी जो स्टेजेस होती है उन स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पर डायग्नोस करते हैं दोस्तों। इन स्टूल का एग्जामिनेशन डिफिकेशन के साथ कई घंटों के अंदर दोस्तों वहां पर जब लेबोरेटरी में लेके जाया जाता है स्टूल को, और वहां पर कई घंटों बाद जब उसको ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो वहां पर और एग्स अलग हो जाते हैं, सिस्ट अलग हो जाती है, लार्वा अलग हो जाता है, और वहां पर वर्म अगर होगा वो अलग ही मूवमेंट करता हुआ वहां पर दिख जाता है, जिसको लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, कंप्लीट स्टूल एग्जामिनेशन के माध्यम से हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं दोस्तों। इसके अलावा ब्लड टेस्ट कराकर, हम सीबीसी टेस्ट कराकर, ईएसआर को देखकर, साथ में हम लोग इओसिनोफिल काउंट को देखकर दोस्तों हम लोग इसका आइडेंटिफाई कर लेते हैं। साथ ही साथ आयरन डेफिशिएंसी के लिए भी आप वहां पर टेस्ट कराइए, तो वहां पर क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेशन को भी दोस्तों, रेशेस की जो लोकेशन होती है जहां पर छोटे छोटे रेशेस होते हैं वहां पर उसके अपीयरेंस के बेस को डायग्नोस करते हैं दोस्तों। इसीलिए हुकवर्म के द्वारा जब कोई कंडीशन एक्सपोज होती है तो वो कैट्स या डॉग्स को भी वहां पर इन्फेक्टेड कर देती है दोस्तों। इसीलिए जब हुकवर्म इन्फेक्शन का रेसेस आपको डायग्नोस होता है दोस्तों, हालांकि मैंने आप लोगों को पहले ही मेडिकेशन पूरा बता रखा है दोस्तों, एक मेडिसिन सबसे बेस्ट होती है S5, F1, Ver2, Y, ये एक वर्म सिंड्रोम की मेडिसिन नाम दिया है दोस्तों। कोई भी वर्म सिंड्रोम हो D4 में आप चला दीजिए, ग्लोबल्स में चलाइए दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको, 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि आपको पता है वर्म इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा होता है, तो इंटेस्टाइन की रेमेडी क्या है दोस्तों, S10, C10, Ver1, Y, G या B। ठीक है, आपको पता है वहां डैमेज करेगा, तो डैमेज करेगा, अगर ब्लीडिंग आ रही है स्टूल में B देना है, अगर आपको लग रहा है कि इन्फ्लामेशन हो रहा पैरासाइट के कारण, वहां कुछ न कुछ वो खाता रहेगा तो बैक्टीरिया बड़ी आसानी से कोई भी डैमेज पार्ट टिश्यू सेल होगा वहां पर ग्रोथ कर जाएगा, वहां पर हम लोग उसको जी को देंगे हीलिंग करने के लिए। इसलिए S10, C10, Ver1, Y, G या B। अगर Y आप ऊपर दे रहे हो वर्म सिंड्रोम में तो Y हटाकर दोस्तों B, G में से कोई भी मेडिसिन या दोनों मेडिसिन आप दे सकते हो, क्योंकि ब्लीडिंग भी मिलेगी, वहां इरप्शन या घाव भी मिलेंगे, आप दोनों को दे सकते हो। तीसरी बात, अगर आपको और जल्दी रिजल्ट चाहिए, Ver1, Y को 7 डेज
याद रखिएगा, ओनली 7 डेज। डेली नाइट में वर्म बाहर आते हैं दोस्तों, डेली नाइट में वर्वन वाई की 1 ड्रॉप आप वहां पर अम्बिलिकल कार्ड में डाल के उसको पेशेंट को दे दीजिए। आप इतनी मेडिसिन दीजिए कि रोज उसको 2 ड्रॉप डल जाए दोस्तों, ठीक है। दोनों को मिक्स करके दे दीजिए वर्वन वाई को, और आप नाप कर दे दीजिए 2 ड्रॉप डेली डालना है। 7 डेज के बाद में दोस्तों या तो जिंदा या मुर्दा वो वर्म वहां से बाहर निकल जाएगा। ये मैं चैलेंज करता हूं, मैंने मोस्टली केसेस में देखा है। लेकिन जब वर्म की संख्या ज्यादा होती है दोस्तों, तब हम लोगों को एब्डोमेन पर हार्ड कंप्लेक्स देना पड़ता है। हमें A2, S10, C10, वर्र2 वायु को दोस्तों D4 में हार्ट कंप्रेस देना पड़ता है, और उस हार्ट कंप्रेस के माध्यम से टिपिकली हमारा पेशेंट रिकवर हो जाता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि क्रॉनिक कंडीशन होती है, देन 15 दिन में 1 डोज आप बाद में वर्वन का दे दीजिए पेशेंट को। 3 शुगर आप मिल्क होता है दोस्तों, या ग्लोबल्स में आप बना के दे सकते हो। आप रिटर्न ना हो इसलिए क्या करिए, वहां पर 15-15 दिन का 3 डोज आप पेशेंट को लास्ट में 3 पुड़िया बना के दे दीजिए। 10 ग्लोबल्स लीजिए, मतलब 30 ग्लोबल्स ले लीजिए, उसमें मैक्सिमम 10 ड्रॉप आप वर्वन का 1000 के डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और 10-10 ग्लोबल्स को तीनों को अलग अलग कर लीजिए। एक को आप लिख दीजिए 15 दिन बाद, उसके 15 दिन बाद दूसरा डोज, उसके 15 दिन बाद तीसरा डोज, ताकि रिकरेंट ना हो। और ऐसे एरिया जहां पर सैनिटाइजेशन नहीं होता है प्रॉपर में, वहां पर हाइजीन का मतलब हम केयर नहीं कर पाते प्रॉपर, तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम कैटेगरी में दोस्तों वहां पर आपको ये प्रोटोकॉल को यूज करना चाहिए। मैं हमेशा इन प्रोटोकॉल्स को बच्चों में बहुत ज्यादा फायदेमंद मानता हूं दोस्तों। बच्चों में केवल मंथ में एक बार आप वर्वन का 1000 दे दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि इसको बार बार वहां पर वर्म इन्फेक्शन हो रही है, ओनली वर्वन का 1000 दे दीजिए। जो स्थिति है खाने पीने की वहां पर बच्चे के पेट में, वो परिवर्तित हो जाएगी, और वो परिवर्तित हो जाएगी तो या तो लाइव या डेड जो पैरासाइट है वो ऑटोमेटिक वहां से बाहर निकल जाएगा। और यही चीज टेबल प्रैक्टिस में हमको टिपिकली देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये था हमारा पहला टॉपिक दोस्तों। मुझे 2 या 3 डॉक्टरों के 2-3 दिन से फोन आए थे, और उन्होंने बहुत अच्छा मुझे नॉलेज दिया। मुझसे क्वेश्चन किया था उन्होंने कि सर अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो हम कंपैरिजन को कैसे तोल सकते हैं, हम कैसे यहाँ पर मोटिवेशन कर सकते हैं हमारा अपने आप का। जैसे मान लो S1 S2 को देखना है, या S1 S2 को देखना है, या S2 S5 को देखना है, ठीक है, C10 स्लास को देखना है, कैसे हम कंपैरिजन कर पाएंगे दोस्तों। मुझे बहुत अच्छी चीज समझ में आई कि मैं आपको यही चीज बताने की कोशिश करता हूं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों C1 और C2 की, ठीक है। C1 और C2 की बात करते हैं तो आपका कंसिडरेशन अगर C1 की तरफ होगा, तो जिन्होंने बहुत अच्छे से C1 रेमेडी को पढ़ा है ना, वो बहुत इजीली समझ जाएंगे दोस्तों। क्यों समझ जाएंगे? C1 इज अ बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर एनी लेडीज पेशेंट, यानी फीमेल रेमेडी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है दोस्तों, जरूरी इसलिए नहीं है कि C1 फर्स्ट स्टेज की रेमेडी होती है, अर्थात सेल के लेवल पर, टिश्यू प्लेट के लेवल पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है, वहां पर दोस्तों हम लोग C1 को सबसे मेन मेडिसिन के रूप में वहां पर यूज करते हैं। क्यों फीमेल के रेमेडी के रूप में क्यों करते हैं? जब हम मानते हैं कि अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। आप नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हो, आप हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हो, तो आपको ये दोनों चीज पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम को आप जो कंट्रोल कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो दोस्तों। तो जब आप कंपैरिजन करते हो तो पर्टिकुलरली आपको उसका बायोडाटा देखना पड़ेगा मेडिसिन का। जब आप C1 और C2 में कंपैरिजन करते हो दोस्तों, C1 को जब हमने फीमेल रेमेडी कहा है, तो आपको एक चीज विशेष तौर से याद रखना है, C1 हमारे बॉडी के लेवल पर न केवल स्ट्रक्चर, न केवल, क्योंकि मिक्स्ड टेम्परामेंट की रेमेडी है, इवन फीमेल रेमेडी है, इवन इंडोक्राइनल इम्बैलेंस की रेमेडी है दोस्तों। हम डायरेक्टली इंडोक्राइनल बैलेंस को कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं दोस्तों। और C1 की बात करें तो इसका सबसे बड़ा सपोर्टर मेडिसिन क्या होगा दोस्तों? अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों, तो आप तुरंत बता देंगे दोस्तों। यहां पर बेस्ट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, बिल्कुल नहीं S1 C1 की बात ही नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं फीमेल की बात कर रहा हूं। फीमेल में A3 इस बेस्ट प्रोटोकॉल C1 का रोल अदा करेगी दोस्तों, यानी सपोर्टिंग का रोल करेगी। लेकिन यहां पर आप C2 की बात करते हो तो यहां पर दोस्तों आपको मेनली यहां पर आपको A2 का रोल लेना पड़ेगा। लेकिन C1 का क्लोज रिलेशन आपको A1 के साथ भी मिल जाएगा, आप देखते हो फीमेल रेमेडी के लेवल पर दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें
C1 को फीमेल तो C2 को हम मेल बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन C2 फीमेल की भी बेस्ट रेमेडी है। क्यों बेस्ट रेमेडी है दोस्तों? C2 टेस्टिस पे भी काम करती है, C2 ओवरी पे भी काम करती है, C2 ट्यूब लाइव स्ट्रक्चर पे भी काम करती है, C2 ब्रेस्ट पे भी काम करती है दोस्तों। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि C2 केवल मेल रेमेडी है, ठीक है। आप इसको विशेष तौर से ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो जब C1 और C2 के प्रोटोकॉल का आप डिफरेंशिएशन करते हो दोस्तों, तो C1 कहां काम करती है? अगर केवल एक फंक्शन की बात करो, C1 जेनाइटल ऑर्गन पे काम करती है दोस्तों, याद रखिएगा, पूरे जेनाइटल ऑर्गन पे काम करती है C1, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, पूरी बॉडी के चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, जेनाइटल ऑर्गन पर पूरे काम करता है। लेकिन केवल C2 की बात करोगे दोस्तों, तो ये कहां पर काम करेगा? ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर मतलब यूरिनरी ब्लेडर पर। अगर आप C1 की बात करोगे तो पूरे जेनाइटल ऑर्गन पे काम कर रही है, लेकिन C2 की बात करोगे दोस्तों तो C2 स्पेशल दोस्तों यूरिनरी ब्लेडर पे काम करती है, ठीक है। विशेष तौर से याद रखिएगा। अगर हम C1 की बात करें तो C1 का जो मेन रोल होता है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत बढ़िया रोल देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे। और अगर मैं C2 का बात करूं तो C1 का मेन रोल जो होता है ना दोस्तों, जहां पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, सबसे पहले C1 का रोल होता है दोस्तों वहां पर। C1 इज ए बेस्ट मेडिसिन फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन। देन म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करने के बाद सीरस मेम्ब्रेन, सीरस फ्लूइड पे काम करती फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज में, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर उल्टा होता है, C2 जो होती है बेस्ट मेडिसिन होती है किसी भी प्रकार के सीरस मेम्ब्रेन के लिए। जो सीरस मेम्ब्रेन होती है, यानी प्लूरल, अगर किसी को प्लूरिसी हो गया तो, किसी को एसाइटिस हो गया तो, किसी को ओडेमा हो गया तो, हमारी फर्स्ट चॉइस क्या होती है? C2, ठीक है। तो C2 कहां काम कर रही है? सबसे पहले सीरस मेम्ब्रेन पे, देन म्यूकस मेम्ब्रेन पे दोस्तों, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन बता रहा हूं, इसलिए हम लोग जब मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं ना, वहां कंफ्यूज होते हैं। वो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, याद रखिएगा। अगर C1 को मैं बताऊं आपको, कि मैंने कहा आपको डिसीज की फास्ट 5 स्टेज हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम लोग एक सिंपल हमारे समझने के लिए 5 स्टेज में डिवाइड करा। हमने पहले देखा कि टिश्यू फ्लूइड में गड़बड़ हो गया, और टिश्यू फ्लूइड में गड़बड़ हो गया तो डेफिनेटली सेल में प्रॉब्लम आ गई, सेल में प्रॉब्लम आई तो डेफिनेटली टिश्यू में प्रॉब्लम आएगी, टिश्यू में प्रॉब्लम हुई तो डेफिनेटली सिस्टम में प्रॉब्लम, सॉरी ऑर्गन में प्रॉब्लम आएगी, और ऑर्गन में अगर प्रॉब्लम आई तो डेफिनेटली सिस्टम में आएगी। तो हमने इन 5 कैरेक्टर में डिवाइड कर लिया। कभी भी C1 का प्रभाव अगर आप देखोगे दोस्तों, तो सेल के लेवल पर, अगर सेल में किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन हो रहा है और सेल के साथ में कई सेल गुच्छे के रूप में मिली होती है, अर्थात टिश्यू का भी डैमेज वहां देखने को मिलता है, देन C1 इज ए बेस्ट प्रोटोकॉल दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए C1 जब हम वहां पर कॉम्बिनेशन बनाते तो क्या मैंने बताया आपको, जितनी भी मेडिसिन है C1, A1, S1, F1, WER1, WEL1, ये हमने कॉम्बिनेशन क्यों बनाया? मैटिजी ने कॉम्बिनेशन क्यों बनाया? इसीलिए बनाया कि जब डिसीज का फर्स्ट स्टेज आपको काम आता है, तब आपको इनमें से सिलेक्शन करना है। यानी टिश्यू फ्लूइड और सेल के लेवल पर कोई डिफॉर्मिटीज होती है, देन यू चूज फर्स्ट। लेकिन अगर सेकंड में हो गया, तब आपको यहां पर C2 का रोल लेना है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए यहां पर ये डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार से C2 का जो बेस्ट इफेक्ट होता है दोस्तों, वो हमेशा S2 के जैसे होता है, A2 के जैसे होता है, P2 के जैसे होता है, WER2 के जैसे होता है दोस्तों। तो इसीलिए अब आपको मैं यहां पर कई चीजें एक साथ बता रहा हूं। अगर आप कोल्ड कोराइजा के लेवल पर ट्रीटमेंट करते हो, तो मैंने आपको क्या प्रोटोकॉल बताया था, याद है आप लोगों को? S1, C1, A1, F1, RE, थर्ड बताया ना दोस्तों। ये कहां पर काम कर रहा है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर। क्लियर? इससे ये क्लियर होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इसका काम है, तो इसका काम कहां होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को आपने 2 भागों में डिवाइड किया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हेलो, ठीक ठीक। तो दोस्तों, हमको ये बहुत क्लियरली यहां पर इंडिकेशन हो गया
कि S1C1A1F1RE हमने दिया तो ये कोराइजा पे काम कर रहा है। और यही चीज अगर हमने सेकेंड स्टेज में देखा तो मैंने आपको बताया था, उदाहरण के साथ बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन से एलर्जन नीचे उतर गया और लंग्स में कंजेशन हो गया दोस्तों। तो जब लंग्स में कंजेशन हुआ, उस कंजेशन को दूर करना है तो वो कहां पर हो रहा है, कहां पर हो रहा है, सीरस मेम्ब्रेन के लेवल पर, म्यूकस मेम्ब्रेन के लेवल पर। देन यू चूज दिस मेडिसिन। ये फर्स्ट स्टेज में, ये सेकेंड स्टेज में। आ गया क्लियर? कंपैरिजन समझ में आ रहा है ना दोस्तों? यही चीज हमको टेबल प्रैक्टिस में देखना है दोस्तों। यही चीज हमारे प्रोटोकॉल्स में ब्रिलियंटली काम कर रही है। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें दोस्तों। दूसरी बात, जब यही चीज को हमने फीमेल और मेल के लेवल पर बात करी तो आपने देखा C1A1 आप फीमेल रेमेडी के लिए उसमें यूज करते हो, लेकिन अगर मैं कहूं F1 Win1RE, अगर आप यहां पर C1A1 F1 Win1RE यूज कर लें, बी यूज कर ले, ठीक है, तो क्या ये फीमेल के लिए रामबाण रेमेडी होगी या नहीं होगी दोस्तों? आपसे पूछ रहा हूं। C1A1 F1 Win1RE बी, RE को अगर आपने ऐड कर दिया, मेंसेस एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया के बेस्ट मेडिसिन आप बना लोगे। केवल C1A1 देने से ही काम हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आपने F1 Win1RE यूज कर दिया तो जो हेरिडिटरी कैरेक्टर लेकर आता है, कहीं ना कहीं माँ बाप से जो कैरेक्टर लेके आता है, उसको आप बहुत ब्रिलियंटली रिकवर कर देते हो दोस्तों। ये मेन प्रोटोकॉल वहां पर काम करता है। लेकिन अगर हम यहां पर अगर हम इस प्रोटोकॉल को देखें तो कहां जा रहा है दोस्तों? S2 C2 A2 F2 R2 REB दोस्तों। आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, यही वो चीजें ये फर्स्ट स्टेज में फीमेल के लेवल पर काम कर रही है, और ये सेकेंड लेवल पर अगर हम यहां पर Win2 को शामिल करते हैं दोस्तों, ये पूरे ओवरियन रीजन पे, पूरे टेस्टिकुलर रीजन पे काम कर देती है। यानी जेनाइटल रीजन के लिए हमारा प्रोटोकॉल समझ में आ जाता है दोस्तों। ये कंपैरिजन टेक्निक्स हैं। आपको ये देखना है, आपको 5 स्टेज के लेवल पर स्टडी करना है दोस्तों, बाकी कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रोमैथ में। आपने 5 स्टडी कर ली तो आपको बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल समझ में आएगा दोस्तों। आप केवल स्टडी का टाइप इस तरह से कर लीजिए, आप इस तरह के टाइप को स्टडी कीजिए। मुझे उम्मीद है आप में से कई लोग ऐसे निकलने वाले, जैसे मलिका मैम का प्रोटोकॉल देख लीजिए आप दोस्तों। मैं ऐसे ही किसी को आगे नहीं बढ़ाता हूं दोस्तों, जब तक मुझे नहीं लगता। मेरा एक बहुत अच्छे हमारे ग्रुप के मेंबर थे दोस्तों, मुझे बहुत दुख होता है कोरोना ने उन्हें छीन लिया, नहीं तो आज मुझे लगता है कि बहुत बड़ी फील्ड में नाम रहता है डॉक्टर महेंद्र का। मैं उनको हमेशा याद करता हूं दोस्तों, जो हमारे साउथ के बहुत बड़े मतलब प्रैक्टिशनर थे दोस्तों। तो उम्मीद है ये छोटी चीजें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। दूसरी बात करते हैं हम दोस्तों, C1 और C5 का डिफरेंशिएशन। कई लोग बोलते हैं कि सर आप आई ड्रॉप बनाते हो, लोग तो C5 यूज करते हैं, व्हाई यू आर चूजिंग C1? आप डायरेक्टली C1 चूज करते हो और सारे लोग C5 चूज करते हैं, क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो आप दोस्तों? जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल की स्टडी करते हो तो वहां पर हमको बहुत सारी चीजें सीखना पड़ती है। जब कैटरेक्ट डेवलप होता है दोस्तों, ग्लूकोमा जब डेवलप होगा, यू यूज C5, 100% प्रोटोकॉल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब आई कैटरेक्ट डेवलप होता है और वो फर्स्ट स्टेज में होता है दोस्तों, वहां पर C1 का ही आपको प्रैक्टिकल यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कंसिडरेशन देखोगे दोस्तों, तो C1 और C5 में ये चेंजेस है। आप देखो प्लांट तो मैक्सिमम सब सही है, सेम है, एक या दो प्लांट को चेंज किया जाता है दोस्तों। मेडिसिन का कैरेक्टर तो चेंज होना नहीं चाहिए दोस्तों। इसीलिए जब C1 का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, तो इंटर, जब दोनों टिश्यू रेमेडी है तो वहां पर C1 का जब उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो इंटरनल किया जाता है। ज्यादातर रोगों में C1 का प्रयोग इंटरनल किया जाता है और C5 का प्रयोग वहां पर एक्सटर्नल किया जाता है दोस्तों। आप ब्रेस्ट कैंसर में भी देख लीजिए, मैंने जितने भी लोगों को प्रोटोकॉल बताया, A2 C5 G एक्सटर्नल डिफोर में P2N1 और इंटरनल A2 C2 G का मैंने इंटरनल बताया दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट लिंक होता है दोस्तों वहां पर। इसीलिए जब हम किसी भी लेवल पर काम करेंगे तो हमको याद होना चाहिए, C1 इंटरनल काम करेगा, C5 एक्सटर्नल काम करेगा दोस्तों। C1 का जो मेन काम होता है, सेल के लेवल से शुरुआत होने वाले टिश्यू के डिस्ट्रक्शन में दोस्तों, वहां पर काम करेगा। तो C1 का बहुत बड़ा सपोर्टर S1 होता है। तो हमको पता है कि जब
लिम्फेटिक सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली वहां पर सेल के लेवल पर जो पर्टिकुलर लिम्फ का एडॉप्टेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वहां के लेवल पर प्रॉब्लम आती है। और जब वहां के लेवल पर प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, उसका डायरेक्टली लिंक हमको देखने को मिलेगा, यानी टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा, वहां पर S1C1 का प्रोटोकॉल सिलेक्ट होगा दोस्तों। लेकिन C5 का जो इफेक्ट देखेंगे तो उसका लेवल 5th स्टेज में चला जाएगा, यानी डिसीज के 5th स्टेज में, लास्ट स्टेज में होता है, और उसका डायरेक्ट लिंक होता है लीवर से दोस्तों। आपको पता है अगर कहीं पर सेल या टिश्यू के लेवल पर प्रॉब्लम जनरेट होती है तो बॉडी उसको कवर करने की कोशिश करती है, लीवर केवल वहां पर इम्यूनिटी सेल्स को बूस्ट अप करके उस सर्कुलेशन में उस पर्टिकुलर एरिया की तरफ भेज देता है दोस्तों, जिसको कीमो अट्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन जब C5 के लेवल पर आता है, यानी टिश्यू का बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वाउंड का बहुत बड़ा वाउंड डेवलप हो जाता है, बर्निंग हो जाता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाता है दोस्तों, किसी भी प्रकार से एकने होने के बाद जो अल्सर हो जाते हैं दोस्तों, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं चेहरे में, पोर्स हो जाते हैं, उस कंडीशन में आप जब भी ये प्रोटोकॉल लिख लीजिएगा दोस्तों, C5F1G 30 ml DW 12 ड्रॉप 6 ड्रॉप 12 ड्रॉप। ये मेरा पेटेंट है दोस्तों। आप 30 ml में 30 ड्रॉप डालना है आपको, C512 F16 G12। जब इस ड्रॉप को देते हो दोस्तों, ये ड्रॉप किसी भी प्रकार से जो छेद डेवलप हो जाते हैं पिंपल्स के एरिया में, आपको जो ट्रीटमेंट देना दीजिए, लेकिन इसको 5 ड्रॉप मॉर्निंग में, 5 ड्रॉप मॉर्निंग में, 5 ड्रॉप इवनिंग में, हॉट वाटर से, कुनकुने पानी से आप दे दीजिए दोस्तों। कंटिन्यू देना है, इसको चेंज नहीं करना, बाकी सब चेंज करते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं, सब चेंज करते रहो इस प्रोटोकॉल को। दूसरा, जब आप नेजल पॉलिप के लेवल पर आते हो, नेजल पॉलिप के लेवल पर भी आपको ये प्रोटोकॉल कंटिन्यू करना है दोस्तों, लेकिन वहां पर इसको 3 बार देना है, ठीक है। नेजल पॉलिप में 3 बार देना, और जो भी प्रोटोकॉल आपको C2P2A2 देना है वो कंटिन्यू रखिएगा दोस्तों, C4L1 के साथ कंटिन्यू रखिएगा। वो ये बहुत मेजर काम करेगा दोस्तों। क्यों काम करेगा? क्योंकि एक्सटर्नल अगर नेजल पॉलिप डेवलप हो रहा है तो एक्सटर्नल लेवल पर दोस्तों वहां पर हमको देखने को मिल रहा है, हम उसको वहां पर प्रिकॉशनरी, न केवल प्रिकॉशनरी, कंप्लीटली क्योर करने का काम करेंगे दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों कि S5 के समान इसका काम होने के कारण हमेशा लिंक जो बनाया जाता है 5th स्टेज के केसेस के लिए, C5 के साथ S5, C1 के साथ S1 का लिंक बनाया जाता है। और यही कारण है दोस्तों, जब C1 के प्रयोग से किसी भी प्रकार से हमको वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं मिल रहा होता है, तब डायरेक्टली हम C5 का वहां पर प्रयोग करते हैं दोस्तों। और इसी कारण से जब C1 से लाभ नहीं होता है, हमको लगता है कि C1 से काम नहीं हो रहा, हम डायरेक्टली C5 का वहां पर यूज करना प्रारंभ करते हैं दोस्तों। और यही कारण है, जब यही रीजन है दोस्तों, जब आप किसी को आंखों से दिखना बंद हो गया, ठीक है, या मायोपिया या डिप्लोपिया हो रहा है, आप क्या करेंगे दोस्तों? ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप? सिंपल सी बात है, वहां पर S12 को जनरल टॉनिक में C5 के C5 के साथ आरी के साथ आप देंगे, S12 A3 C1W को यहां पर आप जब देंगे दोस्तों, अब देखिए हमने क्या करा, डायरेक्ट इंटरनली हमने C5 कर दिया, क्योंकि हमको पता है कैटरेक्ट डेवलप हो गया है, और कैटरेक्ट डेवलप हो गया तो 5वीं स्टेज में डेवलप हो चुका है, ठीक है, और 5वीं स्टेज में जा चुका है तो हार्ड हो जाएगा, और हार्ड चीज अगर टूट गई आंखों के लेवल पर, उसका दिखना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते, और रिस्क नहीं लेना तो डायरेक्टली S12 के साथ C5 आरी को हमने D6 में डायरेक्टली इंटरनल दे दिया, और S12 A3 C1W को हमने आई ड्रॉप में ले लिया। यानी प्राथमिक स्टेज में धीरे धीरे डिसॉल्व करना है हमको, सीधा तोड़ना नहीं है। C5 देते तो तोड़ देता, तोड़ना नहीं है दोस्तों। इसीलिए हमको यहाँ पर ये छोटे छोटे से जो कंपैरिजन है वो हमको पता होना चाहिए दोस्तों। C1 का लेवल बात करें तो C1 जब आपको पता है कि किसी भी प्रकार से हार्मोनल इम्बैलेंस को भी कंट्रोल करती है, तो सेल्यूलर और टिश्यू के डिस्ट्रक्शन को भी प्राइमरी स्टेज में कवर करती है, C2 सेकेंडरी स्टेज में कवर करती है, C3 मसल्स के लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तब कवर करती है, C4 हार्डनेस और बोन के लेवल पर आ जाती है जब कवर करती है, तो C5 कब कवर करेगी? जब ग्लैंडुलर होता है, और ग्लैंडुलर होता है तो डेफिनेटली दोस्तों वहां पर आपका कैटरेक्ट हो जाए, डिप्लोपिया हो जाए, मायोपिया हो जाए, किसी प्रकार से ग्लूकोमा की कंडीशन डेवलप हो, लेकिन वो लेटर स्टेज होता है, लास्ट स्टेज होता है, वहां पर हम लोगों को मोर नेगेटिव मेडिसिन लेके चलना है, बहुत ही नेगेटिव मेडिसिन के रूप में हमको वहां पर जाना है। और जितना नेगेटिव मेडिसिन के लेवल पर जाएंगे ग्लूकोमा में, उतना ब्रिलियंट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब दिखना कम हो रहा है,
ठीक है, आपको दिखना कम हो रहा है, देन यू यूज D4। D4 से शुरू करिए, लेकिन आपको डिस्ट्रक्शन ज्यादा लग रहा है, ग्लूकोमा लग रहा है, तब D6 से शुरू करिए। लेकिन अगर दिखना कम है दोस्तों तो डायरेक्ट D4 में, जनरल टॉनिक D4 में एस्ट्रल C5 आरी डाल के दे दीजिए। देखिए आप कितनी जल्दी दिखना वापिस आता है दोस्तों, बहुत जल्दी आपको वहां पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम सिंपल सी बात करें दोस्तों, बहुत बार आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है, अगर यूबी और किडनी की बात आती है, विच मेडिसिन यू सिलेक्ट, C2 या C6? आप कौन सी मेडिसिन सिलेक्ट करोगे दोस्तों, और कहां पर सिलेक्ट करोगे? C2 या C6 की बात आती है दोस्तों। ठीक है, जब हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं दोस्तों, तो जहां पर यूरिनरी ब्लैडर के लेवल पर काम आएगा C2 काम आएगा। लेकिन ये नहीं कह सकते आप दोस्तों कि यूरिनरी ब्लैडर के लेवल पर ही C2 काम करेगी। आप प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ है मेरे पास। ठीक है, अगर C6 की बात करें तो डेफिनेटली ये किडनी पे काम करेगा, ये कभी भी यूरिनरी ब्लैडर पे काम नहीं करेगा दोस्तों। लेकिन किडनी के कारण कहीं यूरिनरी ब्लैडर पे कोई कंप्लेन आ रहा, C6 को नेगेटिव करोगे, नरवाइन होगी, इसका रेंज बढ़ेगा, तो डेफिनेटली ये यूरिनरी ब्लैडर पर भी काम करेगा, दोनों लेवल पर काम करेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप बात करोगे मुख्य रूप से यूरिनरी ब्लैडर पर C2 का काम हुआ, उसकी जो सीरस मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, उस पर C2 का काम होता है। लेकिन अगर C6 की बात करें दोस्तों, तो जितना भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हुआ, किडनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हुआ, वहां पर किसी भी प्रकार का टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है, वहां पर C6 का रोल होता है, जो रीनल फेलियर के लेवल पर मैंने आपको बताया दोस्तों। लेकिन जब ट्रीटमेंट की बात आती है, स्टोन की बात आ रही, आपको यूरिन का फ्लो बढ़ाना है, आपको हीमोचूरिया, मैंने कल कहा था कि हीमोचूरिया का बहुत बड़ा प्रोटोकॉल आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों। इट इज अ बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर एनी टाइप ऑफ हीमोचूरिया पेशेंट्स दोस्तों। आप अगर स्टोन को जल्दी निकालना चाहते हो, आप अगर किसी भी प्रकार से हीमोचूरिया को ठीक करना चाहते हो, आपको ये प्रोटोकॉल जरूर यूज करना है दोस्तों। आपको चैलेंज है मित्रों, ये एक फार्मूला ऐसा है जो डेफिनेटली 100% आपको किसी भी लेवल पर दोस्तों करेक्ट करने का काम करता है। यानी यहां से आप किसी भी लेवल पर हीमोचूरिया को ठीक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब हीमोचूरिया हो रहा है दोस्तों, तो वो कहां से होगा? किडनी में यूरिन बन रही है, किडनी से लगाकर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा तक कहीं से भी ब्लड आ रहा हो दोस्तों, ये फार्मूला कंप्लीट क्योर करता है। और ये प्रूव करता है कि C2 को जब आप नेगेटिव में दे रहे हो, कम करके दे रहे हो, माइनस करके दे रहे हो, तो डेफिनेटली दोस्तों ये यूरिनरी ब्लैडर से लगाकर आगे किडनी तक और नीचे के साइड। और इसीलिए जब S2 की बात करते हैं तो S2 किडनी पे भी काम करती है। ठीक है, जब S2 S6 का कंपैरिजन करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। तो यहां पर जब आप 20 ड्रॉप, आप 1 कप पानी गर्म करिए, उसमें 20 ड्रॉप बी के डाल दीजिए दोस्तों। ठीक है, आपने 20 ड्रॉप ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की डाल दी दोस्तों। जब वहां पर आपने 20 ड्रॉप उसको डाल के पिला देना है, उसके 5 से 10 मिनट बाद आपको 1 से 1.5 गिलास ठंडा पानी पिला देना है दोस्तों। ठीक है, सेकेंडली उसके आधे घंटे बाद आपको फिर से 1 कप पानी में 15 ड्रॉप ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का और C2 की 5 ड्रॉप डालकर फिर से पिला देना है दोस्तों। ठीक है, फिर से पिला दीजिए उसको, और 10 मिनट बाद फिर से 1 से 1.5 गिलास ठंडा पानी पिला दीजिए। देन थर्ड में आएंगे, उसके आधे घंटे बाद 1 कप पानी में फिर से 10 ड्रॉप बी की, C2 के 5 ड्रॉप और वेन1 के 5 ड्रॉप आप दे दीजिए दोस्तों। और फिर 10 से 15 मिनट बाद 1 से 1.5 गिलास ठंडा पानी पिला दीजिए। जितना भी यूरिनरी ट्रैक्ट में जब आपने पस सेल देखा था, आपने ब्लड देखा था यूरिन एग्जामिनेशन पर, एक दिन बाद फिर से टेस्ट करा लीजिए दोस्तों। एक बार में 50 to 60% हीमोचूरिया का पूरा रिजल्ट डिजॉल्व हो जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, 50 to 60% डिजॉल्व हो जाता है। सेकेंड डे में लगभग 70 to 90% हो जाता है, और थर्ड डे की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। लेकिन फिर भी 3 दिन के प्रोटोकॉल पे हीमोचूरिया कंप्लीट क्योर हो जाता है, जो मॉडर्न साइंस में भी संभव नहीं है दोस्तों। मॉडर्न साइंस में भी 7 to 10 डेज या 15 डेज लगते हैं, और उसमें भी हाई पोटेंसी के मेडिसिन, हाई 5 आपको एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा जब होता है। लेकिन ये प्रोटोकॉल यहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों।
दूसरी बात, यहीं पर थोड़ा सा अगर आप चेंज कर देते हो दोस्तों, तो आप मान के चलिए आप हर तरह से किडनी स्टोन को भी गला सकते हो, उसको वहां से बाहर निकाल सकते हो दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि किडनी के लेवल पर फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो यहां पर बी की जगह S6 कर लीजिए आप दोस्तों, S6, ठीक है, C2 और लास्ट में वेन 1, ठीक है। आप इन्हीं प्रोटोकॉल्स के लेवल पर आप किडनी के लेवल से भी स्टोन को फ्लो करके बहा सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, जब आप प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते हो तो किडनी स्टोन की बात आती है तो आप डिफरेंट प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करते हो दोस्तों। हर जगह आप देखोगे S1 सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है, जो किसी भी प्रकार से यूनिवर्सल रेमेडी का वहां पर काम तो करता ही करता है, लेकिन किसी भी प्रकार के स्टोन को बाहर निकालने का काम भी करता है, क्योंकि ये फर्स्ट मेटाबॉलिक रेमेडी है। आप इसके साथ S6C6Y भी जोड़ दीजिए, फर्स्ट डायल्यूशन। स्टोन के ऊपर निर्भर करता है। अगर स्टोन 4 से 6 mm हुआ, अगर 6 से 8 mm हुआ और 8 से 18 mm हुआ, फर्स्ट, सेकेंड एंड देन 10th। याद रखिएगा दोस्तों, जितना बड़ा स्टोन उतना प्रोटोकॉल नेगेटिव में जाएगा और नेगेटिव उसको तोड़ने का काम करेगा। और साथ में S5, F2G, D5 ये कंटिन्यू चलाएं आप साथ में। आप देखिएगा किसी भी प्रकार का स्टोन को तोड़ देगा, और स्टोन जब टूटने लग जाएगा तो डेफिनेटली मान के चलिएगा S1, S6, C6Y भी फर्स्ट डायल्यूशन में देने पर वहां पर रिकरेंस नहीं होगा। बिल्कुल वहां से किडनी के लेवल से यूरिन का फ्लो बढ़ के YB से इन्फ्लामेशन और ब्लीडिंग को कंट्रोल करके, ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है जो कंप्लीटली क्यूर करता है। मैं मैक्सिमम केसेस में दे चुका हूं दोस्तों, लेकिन इसका सपोर्ट जब आप S2, C2, C17, Win1, G के साथ करते हो दोस्तों, यही चीज फर्स्ट, सेकंड, 10th। इससे बेहतर प्रोटोकॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। फर्स्ट और सेकंड इतना मिरेकल देता है दोस्तों, एकदम से यूरिन का फ्लो बढ़ता है, और जितना तेजी से यूरिन का फ्लो बढ़ेगा 4 से 6 mm, आप लोग देखते हो बहुत बार आप लोगों का प्रोटोकॉल सूट कर जाता है। तो अभी हमारे ग्रुप में कई लोगों ने भी डाला था, किसी ने 11 mm का स्टोन निकाल लिया, किसी ने 13 mm का स्टोन निकाल दिया। कभी आपने गौर करा दोस्तों, 4 mm का रास्ता होता है, यूरिनरी ट्रैक का रास्ता केवल 4 mm, 4 mm का है। अब ऐसी कंडीशन में 4 mm में से 11 mm का, 13 mm का स्टोन निकल रहा है, मतलब कितना ज्यादा डैमेज करके निकलेगा दोस्तों, इस बात को आप फॉलो करिए, ठीक है। इसलिए कभी भी ऐसी कंडीशन पैदा न करें, डायरेक्ट आप वहां पर सेकंड या थर्ड डायल्यूशन से या 10th डायल्यूशन से नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ आए दोस्तों। पेशेंट को समझाएं कि आप चाहो तो मैं एक झटके में निकाल सकता हूं, सीधा फर्स्ट डायल्यूशन से शुरू कर दो, लेकिन उसको समझाएं कि देखो 4 mm का रास्ता है, अगर ये निकल गया ना, रगड़ के आएगा, पता चल जाएगा यहां से वहां तक रगड़ के आएगा, और कहीं जंक्शन में फंस गया, फंसे फिर तो बहुत बुरे फंसे हम, ठीक है। उस कंडीशन में बहुत डिफिकल्टीज होती है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब आप नेगेटिव करते हो S2 को, C6 को, सॉरी C2 को और C6 को, तो डेफिनेटली वो वही काम करेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर काम करेगा। यानी उसका विस्तार इतनी दूर है यूरिनरी ब्लैडर, लेकिन आपने नेगेटिव कर दिया, इधर वो यूरिथ्रा तक काम कर जाएगा, और आगे देखोगे तो किडनी तक काम कर जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही मेडिसिन को नर्वाइन किया जाता है, उसका कार्यक्षेत्र डबल हो जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, बिल्कुल ट्विंस डबल रोल में वहां पर अदा करेगा दोस्तों, और यही कारण है कि वहां पर बहुत लंबी प्रोसीजर हम लोगों को डेवलप होती है दोस्तों, और यही कारण है कि मैक्सिमम केसेस में हम यहीं पर भूल जाते हैं कि हम इस मेडिसिन से कहां कहां काम करा सकते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू हाइपर सेंसिटिविटी, लो सेंसिटिविटी, हम लोग वहां पर डायल्यूशन को चेंज करते हैं। यानी पेशेंट को सहन करने की शक्ति है, आप डायरेक्ट हाइपोटेंसी में चले जाओ, सहन कर लेगा तो काम हो जाएगा दोस्तों। अगर सहन नहीं कर सकता तो पहले न्यूट्रिशन दो, यानी फर्स्ट दो, न्यूट्रिशन दो, न्यूट्रिशन के बाद में आप डायरेक्टली वहां पर सेकंड डायल्यूशन कर दो या 10th डायल्यूशन कर दो। न्यूट्रिशन देने के बाद जैसे हाइपोटेंसी की मेडिसिन दोगे, उसमें सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी, तुरंत सहन कर जाएगा, टूट जाएगा, स्टोन बाहर निकल जाएगा। बहुत इजी है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है, इसलिए मुझे ये आज सब्जेक्ट लेना पड़ा दोस्तों। अब अगर हम केवल C2 C17 की बात करें, C2 C17 की बात करें, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। आप लोगों को अभी मैंने बताया C2 का काम कहां होता है, गाल ब्लेडर में होता है, यूरिनरी ब्लेडर में होता है, उसकी जो सीरस मेम्ब्रेन होती है उस पर इसका काम होता है दोस्तों। लेकिन C17 का कहां रोल होता है दोस्तों? C17 का काम जब आप देखोगे यूरिनरी ब्लेडर से शुरू होकर
यूरिथ्रा के लेवल तक C17 का काम होता है, ठीक है। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर के लेवल पर इसको कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्सेशन करना वहां पर दोस्तों, यानी जो यूरिनरी, अब आप पूछ रहे होंगे बेड वेटिंग में C17 का 200 क्यों दिया जाता है दोस्तों? क्यों? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिथ्रा का जंक्शन होता है, वहां पर जो दरवाजा इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है दोस्तों, उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन कराने पर C17 का मेन रोल होता है दोस्तों। यानी कि वहां के जो मसल्स होती है, बगैर C17 के आप वहां पर कंट्रोल नहीं कर सकते दोस्तों। इसीलिए मैक्सिमम केसेस में जब आप C17 को नेगेटिव लेके जाते हो दोस्तों, अगर आप डिस्टिल वाटर बेस, प्योरली डिस्टिल वाटर बेस हो, 10th डायल्यूशन से आप काम ले सकते हो 200 और 1000 डायल्यूशन का दोस्तों। वही रिजल्ट आपको देखने को मिलता है जो 200 और 1000 में देखने को हमको मिल रहा है दोस्तों। तो आप C17 और C2 का रोल अगर आप देखोगे, तो अगर मान लो किसी लेडीज की प्रॉब्लम है, ठीक है, लेडीज आके बोलती है कि साहब मुझे यूरिन की ड्रिबलिंग होती है, यूरिन कंट्रोल नहीं होता। अब दोनों चीज हो गई दोस्तों, वहां पर कहीं ना कहीं उसकी यूरिनरी ब्लैडर के जो म्यूकस मेम्ब्रेन या सीरस मेम्ब्रेन है वो ठीक हो चुकी है दोस्तों। वो ठीक हो चुकी है मतलब सिस्टाइटिस हो चुका है दोस्तों। और ज्यादातर आपको हिंदुस्तान में ये केस देखने को मिल रहे हैं। आप में से कई लोगों ने इसका प्रोटोकॉल भी पूछा है दोस्तों, याद है? तो ऐसी कंडीशन में जब आपको सिस्टाइटिस है, तो क्या आप दोनों मेडिसिन में कंपैरिजन नहीं करोगे दोस्तों? ठीक है, अगर सिस्टाइटिस होता है आपको इसको D4, D5, D6 के लेवल पर ही चलाना है दोस्तों। यानी यूरिनरी ब्लैडर को न्यूट्रिशन देकर D6 के लेवल पर, वहां पर जो उसकी कंडीशन है उसको मोटिवेट करना है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन के, सीरस मेम्ब्रेन की लेयर मोटी हो गई है, उसको रिड्यूस करके उसकी मोटाई को कम करना है। लेकिन ड्रिबलिंग भी हो रही है और ड्रिबलिंग को कंट्रोल करना है, C17 को नेगेटिव करना है। क्यों? क्योंकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो मसल्स होती है, जो कॉन्टेक्ट और रिलैक्स होती है, जिसके माध्यम से यूरिन का फ्लो होता है, वहां पर कहीं लीकेज हो रहा है, वो कहीं पर वीक हुई है, उसको आपको मजबूत करना है। इसीलिए C2 से 17 का डिफरेंशिएशन आपको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से हम यहां पर पर्टिकुलर डिसीजेस के लेवल पर कैसे वहां पर डायग्नोस करते हैं दोस्तों, और कितना डिफरेंशिएशन हम लोग यहां पर जनरेट करते हैं। यही कारण है दोस्तों कि मैक्सिमम केसेस में आपको रिजल्ट मिल जाता है। और बहुत सारे लोग यहीं पर कंफ्यूजन हो जाते हैं, जहां पर उनको C6 देना है वह C17 देते हैं, जहां पर C17 देना है वहां पर C2 देते हैं। इसीलिए एक एक प्रोटोकॉल का जनरेशन हमें यहां पर देखना चाहिए दोस्तों। अगर यही चीज में अगर मैं आप एक शब्द और जोड़ दूं C6, तब आप क्या देखेंगे दोस्तों? यानी C6 का अगर आप काम देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहला काम किडनी पर है। C2 का सबसे पहला काम यूरिनरी ब्लैडर पे, C17 का पहला काम यूरिथ्रा पे। हो गया डिफरेंशिएट दोस्तों, क्लियर हो गया? लेकिन मैं आपको बता दूं कि C17 को मैं एंटी यूरिनरी कैंसर्स पे भी काम लेता हूं दोस्तों। यानी हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई वेस्टेज मटेरियल आपको बाहर निकालना है दोस्तों, तब आप वहां पर C17, A3, Ver1Y, ठीक है, मैंने आपको कहा था A3 Ver1Y को कहीं भी जोड़ दो आप, ये किसी भी प्रकार के ITIS यानी किसी भी प्रकार के ऑर्गन के इंफ्लामेशन को दूर करने का काम करता है, यानी वहां से टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है दोस्तों। अगर आपने C17 जोड़ दिया तो क्या होगा? C17 जोड़ दिया तो क्या होगा? C17 आपको पता है डायबिटीज पे भी काम करता है, आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड पे भी काम करता है, आपको पता है थायराइड ग्लैंड पे भी काम करता है, आपको पता है पैराथायराइड ग्लैंड पे भी काम करता है। ठीक है, अगर हम इन सारे स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लेवल पर काम करता है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को काम करता है। अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाते हैं तो वहां पर भी S13 को याद करो आप दोस्तों, भूलो मत। ठीक है, तो वहां पर आपने देखा कितना डीप में काम कर रहा है। तो यहां पर अगर पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना है दोस्तों, आपको पूरी सफाई करना है, देन यू यूज C17, A3, Ver1Y। ठीक है, D5 या D6 आप केवल 2-2 बूंद दिन में 3 टाइम डायरेक्ट टंग पे डलवा दीजिए दोस्तों। आप देखिए प्रोटोकॉल का रिजल्ट। ठीक है, पूरे यूरिनरी सिस्टम से दोस्तों, पूरे यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम क्या काम करता है? एक्सक्रीटरी मटेरियल है, यानी बॉडी से जितनी गंदगी आती है ब्लड के थ्रू फिल्ट्रेशन के लिए आती है, वहां से पूरा C17, A3, Ver1Y, ठीक है, ये पूरी बॉडी का इंफ्लामेटरी प्रोसेस को बढ़ाकर वहां से जितनी भी गंदगी है पूरी बॉडी के लेवल से उसको बाहर निकालने का काम करेगा, अर्थात डिटॉक्सिफिकेशन का काम सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। और यही कारण है दोस्तों
इसका C6 का जब सबसे पहला इफेक्ट आप देख रहे हो तो किडनी पर पड़ रहा है, लेकिन दूसरा कार्य जब आप देखोगे दोस्तों, अगर आपने इसको थोड़ा सा नेगेटिव किया, ये यूरिनरी ब्लैडर पे भी काम करने लग जाएगी दोस्तों, और थोड़ा सा नेगेटिव करा, यूरिथ्रा पे भी काम करने लग जाएगी दोस्तों। और यही कारण है कि जब इसका कंपैरिजन C17 से होगा तो सबसे पहले उल्टा काम, C6 किडनी से लगाकर यूरिथ्रा की तरफ आ रही है, C17 यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, देन किडनी, देन एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब आपने ऊपर से देखा कहां से काम कर रहा है, नीचे से देखो कहां काम कर रहा है। बस हमको ये देखना है कि हमने क्या सीखा। अगर हमने ये सीखा कि पॉजिटिव में पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम कर रही है, थोड़ा सा हमने न्यूट्रल किया तो थोड़ा सा स्तर बढ़ गया, लेकिन नेगेटिव कर दिया तो पूरे ट्रैक पे काम कर रही है, और ट्रैक से और ज्यादा नेगेटिव कर दिया, मान लो आपने C17 200 दे दिया, अब 200 पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन सी ऐसी ग्लैंड है एंटीरियर और पिट्यूटरी में जहां से एक ऐसा हार्मोन निकलता है जो यूरिन के फ्लो को कंट्रोल करता है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपने बहुत ब्रिलियंटली वर्क किया, C17 से वहां जाकर उसको स्टिमुलेट किया, C17 200 से स्टिमुलेशन होगा, वो डायरेक्ट किडनी पे आएगा, किडनी पर आकर वो कहेगा नहीं भाई आपको सोडियम बाहर नहीं निकलना है, आप रोक के रखो। ठीक है, ADH बिल्कुल किसने बताया, संतोष सर, आपको बहुत बहुत मुबारक, आप बहुत सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया, बधाई आपको। तो यहां पर जब ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को डायरेक्ट स्टिमुलेट करा दोगे तो बैलेंस कर देगा दोस्तों, यानी यूरिन के फ्लो को बैलेंस कर देगा। और यही कारण है कि जब बॉडी में कहीं पर भी स्वेलिंग होती है, कहीं पर भी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन का लेवल होता है, तब आपको ये छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स बहुत जबरदस्त फीडबैक दिलाते हैं दोस्तों, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं राइट फीडबैक। ठीक है, बिल्कुल सही काम आप कर रहे हो दोस्तों, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कंपैरिजन। जो C6 और C17 में आपने अंतर देखा, तो आपने देखा कि C6 किडनी से काम कर यूरिथ्रा तक आ रही है, जैसे जैसे आप नेगेटिव करते जा रहे हो यूरिथ्रा के लेवल तक आके काम कर दिया। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने C17 को रिटर्न किया तो यूरिथ्रा पे काम करता है, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, और फिर आपने देखा कि वो डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी काम कर गया, आपके डायबिटीज पे भी काम कर गया, इवन आपके पेनक्रियास पे भी काम कर गया, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों पार्ट पे काम कर गया। तो जब आपने ये चीज देख ली तो आपका फिर तो कोई भी कंसिडरेशन बचा नहीं, लगभग लगभग आपको समझ में आने लग गया कि कभी भी कोई पॉजिटिव मेडिसिन होगी ऑर्गन पे न्यूट्रिशन के तौर पे काम करेगी, और जब नेगेटिव होगी वो कहां कहां काम करेगी, उसका कार्य क्षेत्र कितना बड़ा होगा, ये हम S1/A1 के 30 डायल्यूशन से भी देख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, S1 कहां काम करती है, स्टमक के लेवल पर ज्यादातर मानते हैं, लेकिन पूरी बॉडी में काम करती है। लेकिन अगर आपने उसको नेगेटिव करना चालू करा तो दोनों साइड, इधर आप देखो S1 ऊपर के तरफ माउथ तक चली गई, आपने उसको और नेगेटिव करा, आपने 3, 5, 10, 30 तक लेके गए, आप मान के चले 30 तक माउथ से लगाकर दोस्तों स्टमक के लोअर पोर्शन तक S1 का रोल नजर आ जाता है। आपने A1 लिया, A1 पूरी बॉडी में जहां पर भी आर्टरी का लेवल होता है दोस्तों, उन हार्ट से लगाकर वहां पर जहां जहां आर्ट से ऊपर आर्च ऑफ एओर्टा से लगाकर नीचे के साइड आएंगे दोस्तों, तो जो एब्डोमिनल एओर्टा होता है, एब्डोमिनल एओर्टा तक A130 का काम आपको देखने को मिलेगा। तो फिर स्लास का कहां देखने को मिलेगा, स्लास रेक्टम पे काम करती है। अगर आपने 30 में कर दिया, इधर आपने देखा दोस्तों तो इधर एनस तक चली गई और इधर डिओडिनम तक चली गई, अर्थात स्टमक पे जहां पर S1 ने काम खत्म करा था वहीं से काम दोस्तों स्लास ने शुरू कर दिया। और यही कारण है जब किसी को डायरिया या किसी प्रकार का बहुत ज्यादा दस्त लगते हैं, बिल्कुल वाटरी दस्त होते हैं, आप केवल स्लास 200 दे दीजिएगा दोस्तों, ओनली सिंगल मेडिसिन स्लास 200। आप देखिएगा 2 या 3 डोज देने के बाद दस्त एकाएक बंद हो जाते हैं दोस्तों, तुरंत बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज हमें बहुत क्रिटिकल नॉलेज के लेवल पर मिलती है जब हम टेबल प्रैक्टिस करते हैं, और छोटी छोटी चीजों को हम लोग वहां पर लेकर आते हैं दोस्तों। यही चीज अगर हम थोड़ा सा और बढ़ाएं दोस्तों दायरा, हम C2 को देखा, हमने C3 को देखा, सॉरी C3 और C10 की बात करें, यानी तीनों को हम ले लें। दोस्तों अगर हम C2 को देख लिया, हमने C2 के बारे में सब जानकारी ले ली दोस्तों, हम यहाँ पर C2 को ज्यादा नहीं बताएंगे, हम यहाँ बताएंगे C3 और C10 को। दोस्तों आप लोगों ने देखा है मैक्सिमम कंडीशन में C3 और C10 लगभग लगभग समान काम करते हैं इंटेस्टाइन के लेवल पर दोस्तों। इसीलिए जब C3 और C10 की बात आएगी दोस्तों, तो किसी भी प्रकार के कैंसर के लेवल पर ले लो, टंग कैंसर पे ले लो आप, ठीक है, इंटेस्टाइनल के लेवल पर ले लो दोस्तों, हाथों के इंटेस्टाइन के किसी भी प्रकार का एब्सेस हो जाता है,
परफोरेशन हो जाता है दोस्तों, वहां पर आपको C10 C3 का रोल देखने को मिलेगा। अर्थात कहीं पर भी मसल्स के लेवल पर या थर्ड स्टेज की डिसीज जब डेवलप होती है, वहां पर आपको C3 का लेवल देखने को मिलेगा। अर्थात कहीं पर भी कोई क्रॉनिक वाउंड हो या कहीं पर भी गैंग्रीन हो, आप कभी मत भूलिएगा C3 वहां के बेस्ट मेडिसिन का काम करेगी। और वही चीज अगर इंटेस्टाइन में हो तो S10 C10 के साथ C3 को भी आप जोड़ सकते हो, और आप देखोगे दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट के लेवल पर भी काम करेगी। आप इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लेवल पर भी चले जाओ, इन्फ्लामेशन होती है वहां पर भी काम करेगी दोस्तों। इसलिए जब आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर कॉन्स्टिपेशन के कारण आपको मुंह के लेवल पर छाले हो रहे हैं, तो कहां पर हो रहे हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन में हो रहे हैं ना, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन में हो रहे हैं। गले में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसोफेजाइटिस हो रहा है, इसोफेजियल कैंसर हो रहा है दोस्तों, देन यू यूज C2। क्यों? क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हुई है, म्यूकस मेम्ब्रेन में कॉम्प्लिकेशन हुई है, तब वहां पर आप डायरेक्टली C2 का यूज करते हो। और C10 का प्रयोग पुराने से पुराने कब्ज में करने से दोस्तों बहुत बड़ी आपको बेनिफिशियल सफलता मिलती है। मैं अगर आपको कहूं दोस्तों, आप C10 को D6 में या थर्ड डायलेशन में देके सिंगल मेडिसिन का प्रोटोकॉल दीजिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आप केवल C10 को थर्ड डायलेशन में देके देखिएगा दोस्तों, आपको तब समझ में आ जाएगा कि हम लोग कितना आगे जाकर इसको देख रहे हैं। यानी C10 अभी मैं इसका आगे और प्रोटोकॉल का यूज कर रहा हूं दोस्तों। क्या होता है ना, अब हर चीज में माइंड नहीं जाता है। अब C10 को मैंने इंटेस्टाइन पे लेवल शुरू करा कि जब S1A1 स्लैश को हम लोग नेगेटिव करते हैं इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। वाई C10? हम C10 को क्यों छोड़ दें? ठीक है, तो C10 को अभी मैंने थर्ड डायलेशन तक देना चालू करा है दोस्तों। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मैं 23 साल में मैंने क्या करा। 23 साल में मैंने कभी क्यों नहीं सोचा कि C10 को भी मैं नेगेटिव में दूंगा तो उसका भी कार्य क्षेत्र बड़ा होगा, और डेफिनेटली वो इंटेस्टाइन के रीजन से स्टमक के पार्ट तक, ड्यूडिनम तक काम करेगा। और डेफिनेटली मैं उसी फ्रेमवर्क पे हूं। अभी मैंने थर्ड डायल्यूशन दिया था मैक्सिमम पेशेंट को जो कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित थे, जो पाइल्स से पीड़ित थे, जो फिशर फिस्टुला से पीड़ित थे, उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे हैं दोस्तों। अब मैं धीरे से उसको सीधा फिफ्थ डायल्यूशन पे करने वाला हूं, और कुछ समय बाद 10 से 15 पेशेंट पे फीडबैक लूंगा, उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा दोस्तों। तो ये छोटी छोटी टिप्स है दोस्तों, जो कंपैरिजन करने के बाद हम लोग बहुत डिटेल में समझते हैं दोस्तों। S1 S2 में अंतर, अगर मैं S1 S2 की बात करूं दोस्तों, तो आप सिंपली नक्सोमिका को समझ लीजिए, लाइकोपोडियम को समझ लीजिए दोस्तों। ऐसे पेशेंट जिनको S1 की प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर लेफ्ट साइड के प्रॉब्लम से पीड़ित होता है दोस्तों। ज्यादातर सिम्टम होते हैं लेफ्ट साइड के, उसके बाद राइट साइड में आते हैं, और जो लाइकोपोडियम के सिम्टम होते हैं वो राइट साइड में होते हैं, उसके बाद लेफ्ट में जाते हैं। लेकिन अगर आपको पेशेंट को डायरेक्टली सिलेक्ट करना है ना कि S1 के लेवल में, S2 के लेवल में, आपको दो चीज देखना है दोस्तों। पहली चीज, अगर ऊपर से डकार आ रही है दोस्तों, ठीक है, तो ये S1 का लेवल है। अगर पीछे से डकार आ रही है यानी गैसेस बन रही है, तो आप मान के चलिए ये S2 का लेवल है। अर्थात सीधा संबंध है लार्ज इंटेस्टाइन से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक के। अगर लोअर नाभि के नीचे अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, आप S2 को सिलेक्ट करिए, बहुत मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप ऊपर की साइड जाते हैं, डेफिनेटली आपको S1 का रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। यानी अगर आपको मैं ये कहूं कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट और सेंग्वाइन टेम्परामेंट की बात की जाएगी, तो लिम्फेटिक टेम्परामेंट में दोस्तों S1 का मैजिकल रिजल्ट मिलता है, लेकिन सेंग्वाइन टेम्परामेंट में वहां पर आपको S1 को दोगे चक्कर आने लग जाएंगे। लेकिन S1 को ही नेगेटिव में दोगे थर्ड डायल्यूशन में, वो चक्कर नहीं आएंगे दोस्तों, क्योंकि नर्वाइन हो गई, नर्वाइन वहां पर काम करेगी। लेकिन वहां पर आपको अगर D4 D5 के लेवल पर देना हुआ, तो वहां पर आपको S2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। और S2 वहां पर दोस्तों रक्त प्रकृति वालों के लिए ब्रिलियंट वर्क करती है, लेकिन जो कफ प्रकृति वाले होते हैं दोस्तों, वहां पर आपको S1 का सिलेक्शन ही करना पड़ेगा दोस्तों। यानी S2 कफ प्रकृति के बिल्कुल प्रतिकूल होती है। अगर आपने S2 कफ प्रकृति वाले को दे दिया, अगर नेगेटिव दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉजिटिव दिया दोस्तों तो काफी हद तक उसको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी दोस्तों। इसीलिए आप उसको केवल सेंग्वाइन टेम्परामेंट और मिक्स टेम्परामेंट वालों के लिए आप रखिए दोस्तों, उसको वहां पर दीजिए। लेकिन S1 आप लिम्फेटिक टेम्परामेंट वालों को दीजिए, मिरेकल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर मजबूरी में आपको बहुत बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, मान लो बिच्छू ने काट लिया, अब पेशेंट सेंग्वाइन टेम्परामेंट का, क्या करोगे आप? देना ही पड़ेगा ना। आप कुछ मत करिए, एक गिलास पानी लीजिए, 2 से 3 ड्रॉप आप S1 के डाल दीजिए, एक एक चम्मच आप पिलाइए, नेगेटिव में दे दिया, आपका दोनों काम हो गया। S1 से पूरा पॉइजन बाहर निकल जाएगा। स्लैश बी को जहां बिच्छू ने काटा वहां लगा दीजिए,
तुरंत बंद हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों। अगर आपको ब्लड भी निकलने लग गया तब वहां पर आप A3 भी वहां पर अप्लाई कर सकते हो, आपको बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल के रिजल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। S1 चूंकि यूनिवर्सल रेमेडी है दोस्तों, इसलिए S1 का प्रयोग आप कहीं पर भी कर सकते हो, बशर्ते आप पॉजिटिव में करना है, न्यूट्रल में करना है या नेगेटिव करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। जबकि वहां पर आप अगर देखोगे S2 को, तो S2 जितने भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, वहां पर काम करती है। इसीलिए गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो, यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम हो, टेस्टिस में प्रॉब्लम हो, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो, जहां म्यूकस मेम्ब्रेन और सीरस मेम्ब्रेन की बात आती है, वहां पर टिपिकली आपको प्रोटोकॉल S2 का देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए S1 का प्रभाव अगर आप देखोगे कंप्लीट रूप से या पार्शियल रूप से बॉडी के सभी ऑर्गन पर है दोस्तों। लेकिन अगर आप S2 से उसकी कल्पना करोगे दोस्तों, तो S2 का प्रभाव टेम्परेरी है, शॉर्ट है, सिंपल है, पार्शियल है। इसलिए आप कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यहां पर S1 सैंग्वाइन टेम्परामेंट में हम नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव कर दीजिए दोस्तों। आप उसको 5th डायल्यूशन से ऊपर चले जाइए, फिर आपको सैंग्वाइन में वहां पर कोई प्रॉब्लम चक्कर की या उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमको S2 भी देने की जरूरत है, आप अल्टरनेट करके दे सकते हो। S2 देने से बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट वहां पर और बढ़ जाएगा दोस्तों। इसीलिए जब S1 का प्रभाव देखते हैं, हम इफेक्ट देखते हैं दोस्तों, बहुत डीपली होता है। इसलिए आप कोई भी, अगर आप मैटी जी की बुक्स की बात करें दोस्तों, तो थियोडर क्रॉस ने जो लिखा है या ग्लिडन सर ने लिखा है, उन्होंने हर डिसीज के लेवल पर दोस्तों S1 का प्रयोग तो करा ही करा है, दूसरी मेडिसिनों का तो प्रयोग ही नहीं करा उन्होंने। आप किसी भी बुक में उठा लो, और ऐसा तो संभव ही नहीं है दोस्तों। इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जितनी बुक्स है, अगर हम बुक्स की स्टडी करते हैं ना, तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। हमने मेरी आपको अनुभव बता रहा हूं दोस्तों, पहले 10 साल की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस में, जब मैंने BHMS नहीं किया था दोस्तों, मैक्सिमम मैं महीने के 100 पेशेंट देख पाता था, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आ रहे थे, कंसिडरेशन ही नहीं बन रहा था। क्योंकि एक मेडिसिन से एक जगह तक तो ठीक है, लेकिन अल्टरनेट जगह पर दूसरे ऑर्गन्स के लेवल पर जब हम जाएंगे, हमें रिजल्ट बिल्कुल 0 सन्नाटा मिलता था। लेकिन जैसे जैसे हमने उस चीज को समझा और समझने के बाद हमने दोस्तों उसको डीप में जाना शुरू किया, तब हमको समझ में आया न्यूट्रिशन क्या होता है, लोकल क्या होता है, जनरल क्या होता है, हाई डायल्यूशन क्या होता है, लो डायल्यूशन क्या होता है, इंटरमीडिएट डायल्यूशन क्या होता है। पढ़ना और उसको डिटेल स्टडी करना दोस्तों बहुत डिफरेंट होता है। किताबी नॉलेज एक सीमित है, एक सीमित परिधि में बताया गया, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है दोस्तों, आप और मैं, जैसे अभी मलिका मैम ने प्रैक्टिकल किया दोस्तों, मुझे भी इतना फास्ट रिजल्ट नहीं मिला, आई एक्सेप्ट इट, जितना मलिका मैम को मिला दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, मैं वही चीज बोलता हूं, सबसे बड़ी बात, एक MBBS स्टूडेंट ने अगर प्रीफर कर दिया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को, हेड्स ऑफ मलिका मैम, तो हम लोग ने बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया दोस्तों। क्योंकि हमारे सबसे बड़े दुश्मन कौन है? MBBS, मॉडर्न साइंस के लोग। इसलिए हम लोगों को दोस्तों, ऐसे लोगों को सेटिस्फाई, हमको उनसे ईर्ष्या नहीं करना, उनसे घृणा नहीं करना, उनसे किसी प्रकार के दुश्मनी नहीं रखना, उनको हमको बताना है कि देखो हमारे ऐसे रिजल्ट है सर, आप हमारा साथ ले लो, हम बड़े से बड़े केस को हील कर सकते हैं। इसीलिए मैं कैंसर के लेवल पर बात करता हूं, आप डरिए मत, करिए प्रैक्टिस, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ कैंसर के लेवल को बहुत इजीली हील करता है अदर साइंस की तुलना में दोस्तों। इसीलिए आप देखिए बड़े बड़े ग्रुप्स में बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े प्रोटोकॉल सिलेक्ट करके बताते हैं कि देखो हमने फलाने कैंसर के लेवल पर ठीक किया। हम भी कम नहीं है दोस्तों, हमारे ग्रुप में काफी लोग ऐसे हैं, काफी लोग हैं जो बहुत ब्रिलियंटली वर्क कर रहे हैं दोस्तों, और प्योरली इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लेवल पर कर रहे हैं। इसीलिए मैं उनको ये कहता हूं कि आप करिए, डरिए मत, करते जाइए, पागलपंती करते जाइए, आज नहीं तो कल सफलता आपके कदम चूमेगी दोस्तों। हमने भी 10 साल कुछ नहीं किया दोस्तों, 10 साल में मेरी जमा पूंजी आप सुनोगे ना तो आश्चर्य करोगे दोस्तों, 15,290 रुपए थे मेरे पास, 10 साल की बचत। आप सोच सकते हो दोस्तों, बस खाना, मैं घर का खाना पीना करवा लेता था, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था दोस्तों। 10 साल बाद जब मैंने BHMS में जाने का सोचा और BHMS जब मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद मैं कभी भी दोस्तों मंथली 50 से 1 लाख के लेवल पर ही चलता हूं। इतने खर्चे बढ़ गए लेकिन फिर भी इतनी बचत लेकर ही चलता हूं। तो ये हम लोगों का बेस है दोस्तों, उसी लेवल पर मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, हमारे सीनियर डॉक्टर सब जानते हैं, एक पेशेंट ठीक करोगे 10 मिलेंगे, एक बिगड़ा तो 10 जाएंगे भी दोस्तों। इसलिए यहां पर बहुत शानदार तरीके से आपको जानना पड़ेगा।
जब हम बताते हैं दोस्तों कि किसी ऑर्गन के लेवल पर हम बात करते हैं, S1 क्या करता है? S1 दोस्तों यूनिवर्सल रेमेडी होने के साथ साथ हमारे बॉडी में दोस्तों पावर प्रदान करता है, एनर्जी जनरेट करता है। और जब एनर्जी जनरेट करेगा दोस्तों तो डेफिनेटली लिम्फ का जो प्रोडक्शन होगा, लिम्फ के प्रोडक्शन के साथ में जब हम रेस्पिरेशन लेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीमोग्लोबिन मिलेगा, और वो जब बॉडी में जनरेट होगा तो उससे एनर्जी लेवल मिलेगा। तो यही चीज तो हम लोग प्लांट के एनर्जी का रूप में उपयोग कर रहे हैं दोस्तों, वही चीज हम हमें एनर्जी को मेंटेन करने में दे रहे हैं। व्हाई वी आर नॉट यूज S1? हम S1 यूज कर सकते हैं एनर्जी के लिए, इसीलिए S1 बॉडी के तमाम लेवल में एनर्जी को मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन S2 क्या करेगा दोस्तों? ठीक है, S2 सिक्रेशन का काम करता है। S2 वहां पर जितने भी लिम्फ दोस्तों उसको सिक्रेशन करके उनको दूसरी जगह पर दोस्तों फैलाने का काम करता है, अर्थात वहां पर बढ़ाकर उसकी क्वांटिटी को कॉन्सेंट्रेशन के रूप में इंक्रीज करके उनमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को बढ़ाकर न्यूट्रिशन के लेवल को एक अलग लेवल पर लेके जाता है दोस्तों। इसीलिए जितने भी ग्लैंडुलर सिक्रेशन होते हैं वो S2 से कवर होते हैं दोस्तों, और यही चीज हमें टेबल प्रैक्टिस में सीखने को मिली है दोस्तों। जब हम S1 और S3 के लेवल पर चलते हैं, S1 और S3 के लेवल पर, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, अगर आप S2 को S1 को अगर मेल रेमेडी मानते हैं दोस्तों, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा S1 इज ए मेल रेमेडी। लेकिन S2 को कहूंगा दोस्तों, यदि आपको फीमेल टॉनिक बनाना है तो फीमेल टॉनिक बनाने के लिए S2A2RE इज ए बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर एनी टाइप ऑफ गायनिक डिसीजेस। आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, आप जैसे अभी फाइब्रोइड की बात होती है, बल्कि यूट्रस की बात होती है, हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं जो फटाफट गायब कर रहे हैं, लेकिन मैं दूसरे ग्रुप्स में जहां जुड़ा हुआ हूं मैं देखता हूं 6-6 महीने 8-8 महीने हो गए, केवल साइज कम कर पाते हैं। लेकिन हमारे ग्रुप के प्रोटोकॉल्स देखिए दोस्तों, S2A2RE-D4, C2N1G-D4, ये दो प्रोटोकॉल कंप्लीट क्योर हुए, पूरे ऑर्गन के फाइब्रोइड के लेवल को कवर करना, किसी भी प्रकार के सिस्ट को कवर करना है, आप इसी को अलग कर दीजिए, ये दो प्रोटोकॉल चलाइए। तीसरा प्रोटोकॉल C1 का यूज कर लीजिए आप, C1, A1, F1, वेन1, L1, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, आप इसको D6 में दे दीजिए दोस्तों। ये दो प्रोटोकॉल हो गए, साथ में A2C5G-D4 में हार्ट कंप्रेस करा दीजिए। आप मान के चलिए PCOD, फाइब्रॉइड, आपको पूछने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैंने इसीलिए शुरुआत में कंपैरिजन में बताया था, आपको पूछने की जरूरत नहीं। ये 4 मेडिसिन से आपको कभी कभी ही C1A2A1G का आपको 200 पे जाना पड़ेगा कभी कभी, लेकिन मैक्सिमम इसी लेवल से कवर हो जाते हैं दोस्तों। और यही कारण है जब कभी किसी को प्रेगनेंसी नहीं होती है, यही मेडिसिन आप कंटिन्यू करिए दोस्तों D5 के लेवल पर, ठीक है, D5 के लेवल पर जब इसको कंटिन्यू करोगे, प्रेगनेंसी आप देख लीजिएगा दोस्तों कितनी जल्दी कवर होती है। क्यों? क्योंकि आप इससे न केवल यूट्रस को टॉनिक दे रहे हैं, इवन वहां पर फॉलिकुलर जो फॉलिकल्स होते हैं दोस्तों ओवरी के लेवल पर, आप फॉलिकल्स के सिक्रेशन को भी इंक्रीज कर रहे हो। और जब उसके सिक्रेशन को इंक्रीज करोगे तब आप देखोगे दोस्तों डेफिनेटली टाइम से ओव्यूलेशन होगा, और टाइम से जब वहां पर सेक्सुअल एक्ट होगा, और डेफिनेटली वो 12 से 18 दिन का जो समय होता है, 6 दिन का, वो प्रेगनेंसी पीरियड का टाइम होता है, उस दिन ओव्यूलेशन हो गया, उसी दिन स्पर्म वहां पर जनरेट हो गया, डेफिनेटली दोस्तों प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। इसीलिए ये पूरा प्रोटोकॉल हमको ध्यान में रखना है दोस्तों। दूसरी बात, जब S1 और S3 की बात आएगी दोस्तों, तो S1 का प्रयोग तीव्र प्रकार के जितने भी एक्यूट केस होते हैं दोस्तों, जिनमें स्किन डिसीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, वहां पर आपको करना है। जबकि S3 का प्रयोग जितने भी क्रॉनिक डिस्ट्रक्टिव डिसीज होती है वहां करना है। इसीलिए मैं आप लोगों को जब स्टार्टिंग में बताया था तो काफी लोगों ने मेरा अपोज किया था, सर आप S1 को 30 बता रहे हो स्किन कवर करने के लिए, कुछ तो भी बता रहे हो, लेकिन हमारे ग्रुप में काफी लोगों ने ट्रीट किया दोस्तों। जैसे S130 दिया, जो स्किन के इरप्शंस के जितने भी रोग होते हैं वहां पर S130 और C330 आपने दे दिया, मतलब आपने कवर कर लिया, 100% कवर हो जाता है दोस्तों। चाहे सोरियासिस के लेवल पर आ जाओ, चाहे एलर्जी के लेवल पर आ जाओ, चाहे स्किन डिसीज के लेवल पर आ जाओ, चाहे छोटे छोटे बॉयल्स के क्रॉप्स के हो जाए वहां पर आ जाओ, या कहीं पर आप एक्यूट केस में कहीं पर भी स्किन में इरप्शंस हो जाते हैं, रेसेस बम्स बन जाते हैं, वहां पर आ जाओ, आप सारे प्रोटोकॉल को वहां पर करेक्ट करते हो दोस्तों। इसीलिए जब भी कभी एक्यूट केस होता है आप डायरेक्टली S1 को यूज कीजिए दोस्तों। S1 का प्रयोग जब करोगे तो जितने भी एक्यूट केसेस होते हैं दोस्तों उनको तुरंत ठीक कर सकते हो नेगेटिव में। इसीलिए S130 और C330 का प्रोटोकॉल आप यूज कीजिएगा दोस्तों, ब्रिलियंट प्रोटोकॉल है, हर शानदार रिजल्ट मिलेगा। अभी देखिए
अभी नया हमने एक प्रोटोकॉल चालू किया। हमने आपको पहले भी बताया था S1A1 स्लास को आप वहां पर 30 में देते हो तो किसी भी प्रकार से दोस्तों वहां पर आप किसी भी लेवल पर कवर कर सकते हो कॉन्स्टिपेशन को। लेकिन हाइपर एसिडिटी की बात आ रही है तो अभी हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों, इतना ब्रिलियंट रिजल्ट देखने को मिल रहा है। S100, S200 स्लास 30, S100, S200 स्लास 30 तीनों को अलग अलग दिया दोस्तों। मुझे खुद को आश्चर्य हो रहा है कि जब S2 के साथ में 100 के साथ में हमने B को ऐड कर दिया, S100 स्लास 30 को अलग अलग कर दिया और जब हमने दिया तो मिरेकल देखने को मिला दोस्तों। न केवल कॉन्स्टिपेशन क्लियर, इवन हाइपर एसिडिटी क्लियर, इवन GERD कंट्रोल दोस्तों। GERD सोचिए कितना मेजर डिसीज होता है। पेशेंट बोलता है साहब मुझे जो पहले जो खट्टी डकार आती थी, जो एसिड बाहर आ जाता था, रात को मैं सोते सोते उठ जाता था, मेरे गले में बिल्कुल एसिड लेवल होता था, गले में पेन होता था, खांसी मुझे लगातार बनी रहती थी, आपने ये क्या दे दिया। मैं 20 सालों से ओसिड खा रहा हूं, 20 सालों से फलाना पेंट्राप्रोजोल खा रहा हूं, 20 सालों में मुझे ये रिजल्ट नहीं मिला, आपने मुझे 1 महीने में दिया। तो दोस्तों ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं। जब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन डायल्यूशन सिलेक्ट करते हैं तब हमको क्रॉनिसिटी के लेवल पर आना पड़ता है, और जो क्रॉनिसिटी के लेवल पर आएंगे तो मैंने पहले बताया हाइपोटेंसिव है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमको हाइपोटेंसिव यूज करना है। मेरे पास नहीं थी दोस्तों, खत्म हो गई, क्या करूं, मजबूरी मेरी, तो मैंने अपना दिमाग लगाया। यही तो पागलपंती है दोस्तों, और वही पागलपंती मुझे एक नया फार्मूला दे गई। S100 स्लास 30 और S200 के साथ में B की 5 ड्रॉप मैंने D2 से डाली दोस्तों, और मैंने वो वहां पर दे दिया, और रिजल्ट ट्रमेंडस रिजल्ट। वही चीज मैंने अभी सेकंड मंथ में वापस रिटर्न किया दोस्तों। अभी भी पेशेंट का मेरे पास फोन आया, सर मैं 3 पेशेंट भेज रहा हूं आपको हाइपर एसिडिटी का, ये भी मेरे जैसे ही है, ठीक है। ये मैंने कहा कि एक पेशेंट ठीक करोगे 10 मिलेंगे दोस्तों, भले 1 महीने में मिलेंगे, नहीं तो 3 महीने में 10 तो मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों, और वो पेशेंट कंटिन्यू करेगा वो अलग। इसीलिए हमें ये छोटे छोटे से प्रोटोकॉल याद रखना है दोस्तों। लास्ट बात करते हैं हम दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जब हम एक्यूट केस की हमने S1 में बात करी, तो S3 को जब लेके जाओगे, क्रॉनिक केस में लेके जाओगे, तो मैंने आपको क्लियरली बताया दोस्तों, याद रखिएगा। और यही चीज पैरालिसिस जब बताऊंगा ना आपको, यही चीज मैंने आपको बताने के लिए इतना ज्यादा गूढ़ रहस्य बता रहा हूं दोस्तों। जब आपको यहां पर क्लियर बताया जा रहा है कि S3 क्रॉनिक केसेस पे बहुत ब्रिलियंट काम करती है, तो जब आपके पास पेशेंट पैरालिसिस का आएगा और एक्यूट कंडीशन में आया, ताजा ताजा, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने के अंदर अंदर आया, तो आपको वहां पर S3 के बजाय S5 को वहां पर ब्रिलियंटली यूज करना है। आपको S5, S1, A3, L1, F1, RE का प्रोटोकॉल इंटरनली पॉजिटिव में यूज करना है। आप चाहे D1 से बना के दीजिए। अगर आपको एक्यूट केस में ब्रिलियंट रिजल्ट लेना है, D1 से लीजिए, नहीं D1 है D2 से लीजिए, नहीं D2 है कोई बात नहीं D3 से लीजिए, नहीं D3 देना कोई बात नहीं D4 या फर्स्ट डायल्यूशन से लीजिए दोस्तों। बस याद रखिएगा, जब आप D1 से लेते हो तो 5-5 से 8-8, 10-10 ड्रॉप देना है, D2 से लेते हो तो 10-10 ड्रॉप चलेगा, D3 से लेते हो तो 12 से 10 ड्रॉप चलेगा, लेकिन आप D4 लेते हो तो 15-15 ड्रॉप। अगर आप फर्स्ट डायल्यूशन लेते हो, D4 लेते हो दोस्तों, तो मैक्सिमम आपको 15 से 20 ड्रॉप के बीच में प्रोटोकॉल देना पड़ेगा। ये अकॉर्डिंग टू एक्यूट कंडीशन वहां पर आपको देना ही पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें आपको वहां पर याद रखने की दोस्तों। अगर यही चीज S1 और S5 में अंतर करें हम दोस्तों, तो कैसे करेंगे आप दोस्तों? यानी लिम्फेटिक टेम्परामेंट के जितने भी पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, वहां पर S1 का बेस्ट प्रोटोकॉल होगा। लेकिन यहां पर जब 5th स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब टेम्परामेंट का लेवल आएगा, और टेम्परामेंट में आप देखोगे कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट मिक्स में कन्वर्ट हो गया, और वहां पर लिम्फेटिक की डोमिनेंसी है, लेकिन सेंग्वाइन टेम्परामेंट भी थोड़ा सा है, ठीक है। तो लिम्फेटिक की डोमिनेंसी हुई अर्थात बिलियस टेम्परामेंट हो गया। यानी यहां पर S5, S1 लिम्फेटिक टेम्परामेंट में और S5 बिलियस टेम्परामेंट में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। इसीलिए बिलियस टेम्परामेंट की बेस्ट मेडिसिन S5 मानी जाती है। S5 मोटर नर्व की मेडिसिन मानी जाती है, मोटर न्यूरॉन डिसीज की नंबर 1 मेडिसिन मानी जाती है। यही अगर हम लोग यहां पर सिंपली बात करें, S1 यूनिवर्सल है, अगर उसको मोर नेगेटिव में दे दिया दोस्तों, तो वो डायरेक्टली पूरे नर्वस सिस्टम पर, पूरी सेल पर, बॉडी का 1000 डायल्यूशन पर ऐसा कोई सा पार्ट नहीं है जहां S1 काम नहीं करती। लेकिन S5 की बात करोगे दोस्तों, तो S5 अगर जितना नेगेटिव करोगे, ल्यूकोडर्मा की नंबर 1 मेडिसिन,
याद रखिएगा। S5 1000 पे जाओगे, ल्यूकोडर्मा के बेस्ट मेडिसिन, ऑटो इम्यून डिसीज की बेस्ट मेडिसिन दोस्तों। इसीलिए जब आप किसी बीलियस टेम्परामेंट वालों के अनुकूल मेडिसिन देना है, आपको S5 देना है दोस्तों, और S1 लिम्फेटिक टेम्परामेंट में देना है दोस्तों। इसीलिए S1 को यूनिवर्सल रेमेडी कहा जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आप देखोगे दोस्तों, तो S5 ग्लैंडुलर रेमेडी के नाम से जानी जाती है। जितनी भी ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी में, वहां पर ग्लैंडुलर रीजन के उनके सिक्रेशन के लेवल पर काम करती है दोस्तों, मोटर सर्कुलेशन के माध्यम से काम करती है। S1 का सेवन करने से दोस्तों बहुत बार देखा जाता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमारे ग्रुप में भी काफी लोग हैं जिन्होंने लिया और कंप्लेन बोला कि सर आपके जनरल टॉनिक लेने से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है दोस्तों, वहां पर टेम्परामेंट आपको विशेष तौर से देखना है। ऐसे व्यक्तियों में जिनमें S1 के लेने से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, केवल S5 दे दीजिए दोस्तों, उसका कॉन्स्टिपेशन वहां पर टूट जाएगा, उसका कॉन्स्टिपेशन वहां पर क्यूर होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए आपको ये विशेष चीजें, जो कंपैरिजन का लेवल आता है, आपको याद होना चाहिए दोस्तों। S1 की बात करें स्टमक के लेवल पर, उसकी जितनी भी वहां पर नर्व्स जुड़ी होती है स्टमक के लेवल पर दोस्तों, वहां पर डायरेक्टली लिंक होता है। यानी बॉडी के हर एक्टिविटी को, क्रियाशील फंक्शनल प्रोसेस को बनाए रखने के लिए S1 का मेन रोल देखा जाता है। लेकिन जबकि अगर आप देखोगे, हमारी बॉडी के प्रोसेसर को मेंटेन करना है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करना है, हमारी बॉडी के लीवर को मेंटेन करना है, जितनी भी ग्लैंड्स है उनके सीक्रेशन को मेंटेन करना है, देन यू यूज S5। वहां पर आपको S5 इज ए प्रोटोकॉल के रूप में आपको देखना है। जितने भी ऑर्गन्स हैं दोस्तों आपकी बॉडी में, कहीं पर भी फंक्शन की बात आती है, वो अगर सुपरफिशियल के रीजन के लेवल पर होगा तो डेफिनेटली S5, अगर डीप लेवल पर होगा तो S3, अगर सपोर्ट करने का टिश्यू डैमेज हो रहा है S5 का C5, S3 का C3, अगर स्किन डिसीज है, सुपरफिशियल है, S5 C5, डीप में हो रहा है S3 C3। ये प्रोटोकॉल हमको सिलेक्ट करने का है। अगर आपके बॉडी में पैरालिसिस डेवलप हो रहा है और वो पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं सुपरफिशियल रीजन पर कहीं कोई प्रॉब्लम के कारण हो रहा है, मोटर नर्व के लेवल पर हो रहा है, देन S5 C5। लेकिन अगर डीप में हो रहा है, देन यू चूज S3 C3 दोस्तों। तो ये आधा रह गया है, आधा हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। जी सर जी सर, इसका स्टार्टिंग में आप बोला ना सर, D2 में मेडिसिन दे सकते क्या बोल के? बिल्कुल दे सकते हैं सर। S1 RE लेफ्ट साइड बोला ना सर, नामनस के लिए। जी बिल्कुल पैरालिसिस के लिए बोल रहा था जब फोन आया सर, आप डिसकंटिन्यू हो गए अपना। जी सर, वो पैरालिसिस के लेवल पर मैंने आपको बोला। हाँ हाँ बस सर, पूरा प्रोटोकॉल नहीं बताया सर, आप फोन आया था ना सर, वो आप बाहर हाँ। नहीं है सर। हाँ, मैं प्रोटोकॉल आपको बता रहा था। जब पैरालिसिस की बात आती है ना सर, तो पैरालिसिस में आप कहीं पर भी S5 का प्रोटोकॉल यूज कीजिए। S5, S1, L1, A3, F1, WE, ये पॉजिटिव में आप दे सकते हो। आप चाहो आप 30 ml डिस्टिल वाटर, या सबसे बेस्ट RS रहेगा जब पैरालिसिस होगा, अगर आपको फ्रीक्वेंटली फास्ट रिजल्ट चाहिए। लेकिन अगर 6 महीने के बाद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप डिस्टिल वाटर में भी दोगे तो धीरे धीरे रिकवर होगा। आप वहां पर सभी की 5-5 ड्रॉप D1 से डाल लीजिए। अगर D2 से लेना है तो D2 से 10-10 ड्रॉप डाल लीजिए आप डायरेक्टली, और उनको अच्छे तरीके से हिला लीजिए और पेशेंट को फ्रीक्वेंटली दीजिए, 10 से 15 ड्रॉप हर 1 घंटे पर, 1.5 घंटे पर। आप देखेंगे जितना रिस्पांस उसको मॉडर्न साइंस से नहीं मिला, उससे 2 गुना ज्यादा रिस्पांस आपको मिलेगा। देवांगन सर आप हैं क्या? देवांगन सर, डॉक्टर देवांगन सर, छत्तीसगढ़। सर यस सर। जी प्लीज आपका पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर। सर उस पेशेंट के 3 महीने के अंदर अंदर उसके जो मांसपेशी में जो एक्टिविटी नहीं थी, लूजनेस थी, मतलब उसमें ग्रोथ होना चालू हो गया है सर उसके मसल्स में, और वो हाथ उठाने लग गई है, उंगलियां मोड़ना चालू कर दी है जी। और बहुत यंग पेशेंट है सर, वो 33 ईयर ओल्ड पेशेंट जी। आप मुझे ये बताइए देवांगन सर, आप अपने आप से कितना संतुष्ट हो गए? बहुत 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 सर। अब आप कभी पैरालिसिस के पेशेंट को मना करेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा सर, और मैं तो देखना ही चाह रहा हूँ बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई सर आपको। पैरालिसिस कम होने के बाद नमनस आए तो लेफ्ट साइड में ये अप्लाई करना सर S1 सर, जब कभी भी नंबनेस रहे ना, आप इस प्रोटोकॉल के साथ एक्स्ट्रा WE की 5-5 ड्रॉप दिन में 3 टाइप D3 से दे दीजिए सर आप।
ठीक है। आपको पता है हमारे पास दो ही मेडिसिन है नर्वाइन लेवल पर, F1 और WE, ठीक है, है ना। तो आप जब F1 सब को खाते हैं already गोली। जी आप वहां दे चुके हो, नहीं तो खाते आप एक्सटर्नल आप WE वहां पर मतलब इंटरनल दे दो और स्पेशल पेन क्योर ऑयल को और अप्लाई उल्टी करा खाते हैं दो, तो उल्टी हो ठीक जाता है। है। जी सर सर अगर आप यहाँ पर किसी भी पैरालिसिस के लेवल पर काम करना चाहते हैं तो जो जी। स्पेशल पेन क्योर ऑयल का मैंने आपको फार्मूला बताया है उसको आप ओरिजिनल दीजिए पेशेंट को, और पेशेंट को कहिए इसको एक पुराना कंबल ले ले, एक अच्छा सा उकलता बड़े तपेले में पानी जो वो पेशेंट सहन कर रहे, ठीक है, उसमें 100 ड्रॉप ऑफ स्पेशल पेन क्योर ऑयल का आप डाल दीजिए, ठीक है। केवल मतलब ऑयल में नहीं बनाना, आपका RS में बनाना चाहिए, है ना। उसको आप डलवा दीजिए और उसमें वो कंबल को डुबाकर उस पेशेंट को पूरा लपट दीजिए, पूरा उसको फोल्ड कर दीजिए पेशेंट के चारों तरफ, केवल उसका फेस रीजन खुला होना चाहिए, बाकी को पूरा बॉडी उसका पैक होना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूं आपने कितनी जल्दी रिजल्ट लेना है, आप अपने आप में देख लीजिएगा, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आते हैं। बस ये हमारा पेशेंट कोऑपरेट करके वो रेगुलर एक जैसा करता रहे तो रिजल्ट भी बहुत अल्टीमेट आते हैं, ये मैंने अपने लाइफ में देखा है सर। जी सर। जी सर मुझे एक पूछना था, मैडम। एक हाइपर एसिडिटी का 21 ईयर स्टूडेंट है, जी अभी पढ़ाई कर रहा है, उसको ना वो खाना खाने के बाद तुरंत वोमिटिंग आ रहा था, तो उसने एंडोस्कोपी करवाया है जी और उसको 4th ग्रेड हाइटस हर्निया आया है उसके अंदर। जी तो सर जो आज आपने हाइपर एसिडिटी में S100 डाइल्यूशन, S200 और /30 डाइल्यूशन ये बराबर है, ये दे दूं उसको? बिल्कुल, आप उसको सबसे पहले S2 C10 L1 F1 B D5 में दीजिए, ठीक है। हाँ, पहले ये दीजिए, ये बहुत काम करेगा उसको, ठीक है। हाँ, उसके बाद में सेकंड प्रोटोकॉल नोट डाउन कीजिए आप। हाँ, हाँ, ये आप सब नोट कर लीजिए दोस्तों, ये बेस्ट प्रोडक्ट है, ये जो जितने भी हाइटस हर्निया होते हैं उसके लिए सबसे ब्रिलियंट प्रोटोकॉल है दोस्तों। हाइटस हर्निया में सबसे पहले देखते हैं हम लोग सेंसेशन को, यहाँ पर आपको जो सेंसरी नर्व पे कौन सी मेडिसिन काम करती है, फंक्शनल S3, आप सबसे पहले S3 को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जब GERD या हाइपर एसिडिटी डेवलप होती है तो इंटेस्टाइन का फंक्शन कम हो जाता है, तो इंटेस्टाइन का फंक्शन बढ़ाना है तो सेकंड मेडिसिन S10, ठीक है। तीसरा, वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रभावित हो रही है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन की C13, ठीक है। वहां पर P3 और A3 याद रखिएगा, P3 और A3 ये 5 मेडिसिन का सेकेंड डायल्यूशन बहुत जबरदस्त काम करता है हाइटस हर्निया पे। आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप इसको यूज कीजिए। दूसरी बात, इसको सपोर्ट दीजिए आप जनरल टॉनिक, सिंगल जनरल टॉनिक D4 मॉर्निंग में और इवनिंग में खाने के पहले, नेचुरल टॉनिक खाने के बाद दोनों टाइम, और साथ में REY का D4 में कंप्रेस 5, 6, 7, 17, 18 पे। आप मुझे 1 महीने बाद फीडबैक दीजिएगा। ओके मैम, ओके सर, थैंक यू। मनीष सर, एक हमारे भाई की लड़की है 6 इयर्स की, जी तो सर उसको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है बहुत सालों से। जी तो सर ये अपना S1A1/30 डायल्यूशन में 6 ईयर के लिए चलेगा? सर, आपको इतना ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल S2 को D4 में 2 ड्रॉप या 5 ड्रॉप डेली मॉर्निंग में दीजिए, उसको मॉर्निंग में देना है सर। अच्छा, याद रखिएगा, आप मुझे 15 दिन बाद बताइएगा। ओके सर, एक हाँ केवल सिंगल मेडिसिन बता रहा हूँ सर, S2। ओके सर, एक मतलब ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड था, जी उसको सीवियर डायरिया हो गया था, जी तो उन्होंने एलोपैथी मेडिसिन वगैरह चालू किए थे, तो हमें पास आए तो हमने बोला भाई अगर ज्यादा ही होता तो फिर उसको IV ड्रिप देना पड़ेगा। जी तो सर हमने उनका अपना जो फार्मूला था S10 S3 C4 WE की एक ग्लोबल दिए उसको मिल्क में देने के लिए। जी बोले रात में, मतलब आज एक डोज दिए, शाम में दिए, तो सुबह तक उसका सर नियर अबाउट 50% कवर हो गया। सेकंड डे 2 टैबलेट और दिए, जी वो टोटल स्टॉप हो गया सर। बिल्कुल, बधाई बहुत सर। जबरदस्त रिजल्ट मिला सर, थैंक यू सर, सबसे आपका बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी चीज ये होती है ना सौदागर सर, ये आपका जी, जी। कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए बहुत है, आप बच्चों के लेवल पर भी काम करना शुरू कर दिया हमने, ठीक है। जी सर, मतलब जी आप सर। पीडियाट्रिशियन के लेवल पर भी काम कर रहे हो, डरो मत, करते जाओ। ओनली 6 मंथ का है सर, 6 मंथ है ओनली। मैं आपको बता रहा हूँ 6 ना, मंथ का। ये मोटिवेशन हो रहा है, आपने खुद का मोटिवेशन किया और हमारे ग्रुप में हम जितने लोग जुड़े हुए हमारा भी मोटिवेशन किया,
आपने हमको भी सिखाया कि नहीं, हम लोग इस तौर पे आगे बढ़ेंगे तो हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। जी थैंक यू सर आप सर। हाइट के लिए प्रोटोकॉल बताने वाले थे, हाइट के लिए। सर बता दिया मैंने, S2 का पिल्स, S5 का पिल्स अलग अलग देना है। S2 RE और W को पिट्यूटरी ग्लैंड वाले रीजन पे लगाना है। ठीक है, हेलो सर। आपके पास MMP ग्लोबल्स है तो MMP ग्लोबल्स S2 को बिफोर मिल, S5 को आफ्टर मिल देना है आपको, और S2 REW को पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पर लगाना है आपको कंप्रेस। ठीक है नमस्ते सर। जी, नमस्ते। सर वो साइजिज्म और गुड मार्क का जो ना सर, वो अपना मैंने अपने डायबिटिक के लिए बनाना था सर, वो अपना D3 में बनाऊं सर? बिल्कुल D3 में बनाओ सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी सर हेलो सर सर, एक बच्चा है जिसकी लैट्रिन बहुत टाइट हो जाती है, लगभग 3 साल का है। जी, S2 का केवल 2 ड्रॉप मॉर्निंग में डेली दीजिए सर, आप केवल 2 ड्रॉप। अच्छा ठीक है। ठीक है, सर केवल मॉर्निंग में। सर जनरल टॉनिक देने से कॉन्स्टिपेशन आए तो S5 देने के लिए बोले थे ना सर, जी, वो हाँ। उसके साथ एक्स्ट्रा देना है सर, नहीं तो S1 के जगह पे S5 ऐड करना है सर। केवल आप सिंगल S5 दे दो सर, उससे ही काम हो उसके जाएगा। साथ- हाँ ठीक है सर ठीक है। जी, सर एक COPD का पेशेंट है 63 इयर्स, हाँ। और उसको ना मतलब रात को सोने के वक्त एक्सेलिंग इनहेलिंग में डिफिकल्टी आती है, तो मैंने उसको A2 S2 P2 C2 WR2 F2 और YB दिया है, बरोबर दिया है। क्या हो रहा है उसको? उसको COPD का प्रॉब्लम है, क्रॉनिक lungs में ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। डिजीज। हाँ, हाँ। तो उसमें A2 P2 C2 ये सब जो 2 में है, WR2 हाँ, बिल्कुल YB। बिल्कुल बिल्कुल सही दिया आपने, बिल्कुल सही दिया, क्योंकि कंजेशन दूर करना है उसका। बिल्कुल सही, लेकिन इसके साथ में आपको एंटी एलर्जिक फार्मूला भी देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, S2C3 वाला। हाँ बिल्कुल, वो आप एंटी एलर्जिक फार्मूला चालू करो, डेफिनेटली उसको रिजल्ट आ जाएगा। और साथ में एस्टेन P1 देना मत भूलना। एस्टेन P1 अस्थमा के कोई भी पेशेंट में आपको ग्लोबल्स में 3 से 4 बार देना है, मतलब देना है, वो कंपलसरी है। ओके सर, सर थैंक जी। यू। जी सर जी। जी, बोलिए सर। सर ये हाँ जी, बोलिए बोलिए सर, आप बोलिए। सर एनटी में वर्मन C4 डालकर मैंने बच्चों को दे दिया, बच्चों ठीक हो जाता है, डायरिया टीथिंग डायरिया ठीक हो जाता है, और पेशेंट सिटी में से हमारे पास लेने आता है। बिल्कुल आएगा सर। 10 ml की बोतल लेकर मेडिकल में घूमता है, बाद में मेरे पास वापस आता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बिल्कुल रिजल्ट आएगा सर, 100%। ओके, थैंक यू सर। सर S2 का मेरा भी एक फीडबैक है सर। जी संजय सर, बिल्कुल। सर जैसे न्यू बॉर्न बेबी है 1 महीना 1.5 महीने का, तो उसको मतलब लैटिंग दस्त लग जाना या कभी कब्ज हो जाना, ये बड़ी प्रॉब्लम है, या पेट में दर्द। जी, तो मैंने अभी लेटेस्ट 3 बच्चों को दिया, किसी को 10 दिन हुए, किसी को 15 दिन, तो फीडबैक सर 100% ओके है। जी केवल धन्यवाद S2 के सर। MMP, जी S2 के MMP ओनली। जी, बहुत बढ़िया Thank you. सर, आपने प्रूफ किया उस चीज को सर। जो मैंने आज बताया। थैंक यू सर। सर एक मरीज है जिसका 498 शुगर है, जी। लेडीज है, उसको पहले टाइफाइड था, तो वो तो सर ठीक कर ले गए, लेकिन वो उसको जांच करवाए हैं तो शुगर उसको मिला है 498, रैंडम है। जी, आपको डायबिटिक का प्रोटोकॉल बता चुका हूँ ग्रुप में, डायबिटिक हाँ, 1 हाँ, डायबिटिक 2 दो, साथ में C8 हाँ, दो, साथ में S13 दो। अच्छा अच्छा, ठीक है, S1 और S13 ठीक है। S4 मिल आफ्टर मिल दो, 100% रिजल्ट आ जाएगा। सर डाइट भी तो ठीक कंट्रोल है करनी सर। पड़ेगी। ठीक सर। बिल्कुल, डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा, DAP सर डाइट अपनाइए। सर मैंने एक पेशेंट को S2 S3 और सर C6 S6 ये D4 में जाता हूँ, बेचैनी सी हो गई सर उसको। किस चीज के लिए? ये मैंने उसके लिए दिया था सर, उसको यूरिन में प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, यूरिन कम कम आ रहा था। तो आपने क्या दिया? S2 C2 S6 C6 सर आपने L1B चारों को जोड़ दिया और L1B दे दिया, तो आपने प्रोटोकॉल में यूरिन फीवर का फ्लो कैसे बढ़ाया आपने? और S10 L2। सर D4 में फ्लो नहीं बढ़ेगा? सर आपने Ven1B कहाँ इस्तेमाल किया? जी सर। आपने यूरिन के फॉर्मेशन को करा दिया,
फ्लो जी। बढ़ाने के लिए आपको वेन1 बी देना पड़ेगा, C17 देना पड़ेगा, तब जाके फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, सर बेचैनी क्यों हुई सर पेशेंट को? बेचैनी इसी के कारण हुई ना, अगर जी। यूरिन बन रहा है और वहीं रुक रहा है तो बेचैनी नहीं होगी। हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है तो बेचैनी नहीं होगी, जी सर, बिल्कुल ओके, होगी वहाँ पर, है ना। थैंक यू सर। सर सर एक एक ओबेसिटी मरीज पेशेंट है एक मेरे पास आल घुटने। जी सर एक पेशेंट है, उसको डॉक्टरों ने बोला कि घुटना चेंज कराने के लिए, उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो। कितने जी सर, ओबेसिटी भी है, उनका 100+ है वेट, जी और डायबिटीज पेशेंट भी है सर। ठीक है, कंट्रोल हाइपर कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर घुटने के लिए अपन वो आप सबसे बताए। आप सबसे पहले उसको C11 L2 और G का कंप्रेस कराना आप घुटने के लेवल पर। ठीक है, C11 L2 G जी है ना, D4 के लेवल पर कंप्रेस कराना, C4 L1 200 में देना। ठीक है, S2 A1 F1 वर1 YB S2 A1 वर1 F1 YB। अगर आप D1 में ग्लोबल्स में बना के दोगे ना तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। सर फिर से बता, रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आया था सर। S2 A1 F1 वर1 YB। अगर आप D1 में ग्लोबल्स में बना के दोगे ना, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आने वाले हैं, डायबिटीज के लेवल पर भी और वहां पर ओबेसिटी के लेवल पर भी। सर जॉइंट में गैप है एक्सरे में तो भी हो जाएगा कंप्लीट? बिल्कुल, C11 N1 G दे दो। C1 ठीक है दोस्तों, आज यही रखते ठीक है हैं। सर, थैंक यू सर। C11 L2 वेन1। नहीं सर, एक फीडबैक देना था सर। जी बोलिए एक सर। 8 मंथ की प्रेगनेंसी में जी पेल्विक एरिया में होल बता रहा था अंदर बच्चे को, जी तो मैंने उसको L2 C11 दिया सर। जी जी तो अभी कल ही डिलीवरी हुआ है, तो कुछ भी नहीं है सर, पूरा ग्रोथ हो गया है, जी, पूरा वो होल कवर हो गया है। वेरी गुड सर, बहुत बहुत बधाई। सर। प्रेगनेंसी में अगर एज भी कम हो जाए तो हम लोग क्या दे सकते हैं बिल्कुल उसको? दे सकते हैं, एनीमिया का प्रोटोकॉल दे दो, आरई को छोड़कर। जी सर, और वो तो दे रहा है सर, जनरल टॉनिक S5 C4 तो दे रहे हैं, सर और L2 एक्सटर्नल C11 केवल L2 C11 दे दो आप। L2 C11 भी चल रहा है सर। बिल्कुल, और साथ में C4 REW दे दो। एक्सटर्नल सर? हाँ, इंटरनल C4 सर, इंटरनल C4 REW। C4 REW। हाँ, सर प्रेगनेंसी में दे सकते हैं सर आरी? आरी दे सकते हैं सर? आरई केवल 2 ड्रॉप डालना, ओनली 2 ड्रॉप, वहां पर और आप ये बाकी WE ज्यादा रखना है। 30 ml में सर? 30 ml में। ग्लोबल्स में दो ना, ग्लोबल्स में दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी 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 जी। नहीं मैम। और स्पाइनल कार्ड पे वो लगा दें क्या सर? बिल्कुल लगा सकते हैं। जी, थैंक यू सर। नाइस सर। गुड नाइट सर।